हेलो माय चैम्पियंस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। दोस्तों, आज बीपीएससी 143 का अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर देखने वाले हैं। इस किताब का नाम है भारत में राज्य की राजनीति, स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। तो 2025 दिसंबर वाले सेशन में कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम के अंदर दिख सकते हैं, मैंने कुछ सवाल गैस किए हैं और एक्सप्लेन में करता जाऊँगा, ठीक है। तो आप मोबाइल की स्क्रीन रोटेट कर लेना और ईयरफोन लगा के पढ़ना। आपको 2 या 3 बार अगर आप देख लेते हो इस वीडियो को और साथ में नोट्स बना लेते हैं तो दोस्तों अपनी ये जो मेहनत है ये रंग लाने वाली है। क्योंकि मैंने जितने भी PYQ देखा, ठीक है, और आपकी किताब के नोट्स भी बना रखे हैं मैंने, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट लगा, ठीक है, वो लिखा है सिर्फ यहाँ पे, राइट। कोई भी सवाल यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लिखा है दोस्तों, हर एक सवाल की अपनी अहमियत है। पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, 20 नंबर का सवाल। 1980 के दशक से भारत में राज्य राजनीति का विकास बताएं। तो ये तो पता है ना, 100 नंबर का पेपर आता है, 35 नंबर चाहिए पास होने के लिए और 3 घंटे मिलता है आपको, ठीक है। तो देखो पहला सवाल याद करो, 1980 के दशक से भारत में राज्य राजनीति का विकास बताएं। यानी कि भारत के विभिन्न राज्यों के अंदर किस तरह से पॉलिटिक्स आगे बढ़ती है, क्या जनता के मुद्दे होते हैं। 1980 के दशक के बाद यानी कि 81, 82, 83, 84, इन सब सालों में क्या हुआ भारत के अंदर। देखो 1980 के दशक से भारत में पहचान की राजनीति का उदय हुआ, ठीक है। पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि अब प्रत्येक राज्य में जो जातीय रहती थी, जाति आधारित थोड़ी राजनीति होने लगी, ठीक है। यादव, जाट है, ब्राह्मण है, राजपूत है, इन सभी को अपने जातियों के हिसाब से सभी को अपने हित साधने थे। केंद्र व राज्य में गठबंधन की सरकारें बनी, यानी कि राज्य की जो पार्टी होती है ना, वो अगर केंद्र की पार्टी का सहयोग करे, जैसे कि NDA और UPA, आपने गठबंधनों के नाम सुने होंगे, ठीक है। ये देखो NDA, इसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, इसमें सबसे जो बड़ी पार्टी है वो BJP पार्टी है। NDA गठबंधन को BJP पार्टी लीड करती है, ठीक है। तो BJP पार्टी की बहुत सारी सहयोगी पार्टियां हैं, जैसे कि अभी बिहार के अंदर है, ठीक है, और भी राज्यों के अंदर है। ऐसे ही दोस्तों केंद्र और राज्य में गठबंधन की सरकारें बनी, भूमंडलीकरण का आगमन हुआ, यानी कि ग्लोबलाइजेशन आया, बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में स्थापित होने लगी, व्यापार बढ़ा, दलित व पिछड़े वर्गों पर आधारित राजनीति का उदय हुआ। यानी कि दोस्तों जितने भी SC ST OBC हैं, अल्पसंख्यक हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके जितने भी मुद्दे थे वो अलग अलग राजनीतिक पार्टी ने उठाए और उन्होंने कहा कि भाई हमें वोट दो आप, हम आपकी समस्याओं को सोल्व करेंगे। पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी भारत, यानी कि यहाँ पर मणिपुर, मिज़ोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की बात की जा रही है। ये जो 7 बहनें हैं ना उत्तर पूर्वी भारत में, यहाँ पर स्वायत्तता, यानी कि इनको स्वतंत्रता चाहिए थी। मतलब भारत में रहते हुए इनको अलग से अधिकार और आज़ादी चाहिए थी, ठीक है, कि हमारे लिए अलग आप स्पेशल कानून बनाओ। तो उत्तरी पूर्वी भारत के राज्यों में स्वायत्तता, स्वतंत्रता के लिए उग्रवाद फैला। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा ने दलितों का प्रतिनिधित्व किया, यानी कि दलितों की जितनी भी समस्याएं थी वो बसपा पार्टी ने संभाली। बसपा पार्टी की अभी एक मुख्य चेहरा कौन है? मायावती जी, ठीक है। पिछड़े वर्गों का जनता दल ने नेतृत्व किया, पिछड़े वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस OBC का। उत्तर प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक में मजबूत किसान संगठनों का उदय हुआ। अनेक राज्यों ने केंद्र से मांग की कि उन्हें अतिरिक्त संसाधन मिले, यानी कि उन्हें थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा दिया जाए, उनके राज्य पे थोड़ा और ध्यान दिया जाए। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, है ना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर हरित क्रांति हुई, जानते हो ना हरित क्रांति, यानी कि यहाँ पर खेतों में अच्छी नस्ल के हाई क्वालिटी के बीज डाले गए, ठीक है, गेहूं के, चावल के, बाजरा, इन सब के पैदावार, बम्पर पैदावार हुई और कीटनाशक वगैरह भी डाले गए, है ना। कृषि यंत्रों का प्रयोग किया गया, जहाँ पर किसान हैं वो मालामाल हो गए भाई। 1980 के दशक के बाद में भारतीय राज्यों पर वैश्वीकरण का प्रभाव देखा गया। वैश्वीकरण के कारण केंद्र की स्थिति कमजोर हुई। यानी कि दोस्तों ये जो कंपनियां आती है, जैसे कि फेसबुक है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, ये केंद्र पे दबाव डालती है, अपने हिसाब से नीतियां बनवाती है, क्योंकि अरबों खरबों इनके पास में रहते हैं और पैसों के आगे तो कौन नहीं झुकता भाई, ठीक है। तो केंद्र है, जो केंद्र सरकार है, उसकी स्थिति कमजोर हुई। कुछ राज्यों को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि बाहर के जो आदमी हैं, बाहर विदेशी आदमी भारत में पैसा इन्वेस्ट करने लगे। तो तुलनात्मक रूप से जो भारत के कई राज्य थे, जैसे कि गुजरात है और महाराष्ट्र है भाई, इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिला, यहाँ पे कंपनियां भी स्थापित की गई। और जबकि बहुत सारे राज्य ऐसे थे, जो कि MP है, राजस्थान है, बिहार है ना, यहाँ पर कम पैसा इन्वेस्टमेंट किया बाहर के निवेशकों ने। तो इस तरह से आर्थिक रूप से असमानता पैदा हो गई।
और जो केंद्र सरकार है उस पर डिपेंडेंट हो गई कई राज्य की, भाई पैसा नहीं है हमारे पास में तो पैसा दो। अब राज्यों में 2 या 2 से अधिक दल यानी कि पार्टी, जिन्होंने क्षेत्र धर्म जाति आधारित राजनीति की अनेक क्षेत्रीय दल अब ताकत हो गई। जैसे कि बहुजन समाजवादी पार्टी, ये पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी है। 1980 के दशक में ये मजबूत पार्टियां हो जाती, यानी कि लोग इनको अब पसंद करते हैं। ऐसे ही दोस्तों पंजाब में जो जाट और जो सिख लोग हैं उनके हितों को आगे बढ़ाने के लिए अकाली दल मजबूती से आगे बढ़ता है पंजाब में। ऐसे ही आरएलपी यानी कि राष्ट्रीय लोकदल उत्तर भारत में एक मजबूत पार्टी बनता है। ऐसे ही पूरी भारत जैसे कि उड़ीसा, यहाँ पर बीजू जनता दल सामने आता है और लोग हैं पसंद भी करते हैं इस पार्टी को, बीजू जनता दल को, उड़ीसा वगैरह में। और AIADMK एवं DMK दक्षिण भारत की मुख्य पार्टियां बनी जिन्होंने द्रविड़ संस्कृति को आगे बढ़ाया, यानी कि तमिल साहित्य, तमिल संस्कृति को आगे बढ़ाने की बातें कही गई। शिवसेना है महाराष्ट्र में एक मुख्य पार्टी बन गई। देखो 1980 के दशक में विद्रोह की राजनीति भी देखी गई है। उस समय पंजाब में आप जानते हैं दोस्तों गोल्डन टेम्पल, ठीक है, और यहाँ पर इंदिरा गांधी के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। पंजाब में उग्रवाद फैला, ठीक है। जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्वी भारत में उग्रवाद फैला, यानी कि हथियार लेकर के लोग उतर गए, इसलिए नरजातीय दंगे भी हुए। अतः राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित हुई। 1979 में असम की संस्कृति को बचाने के लिए और बाहर के जो घुसपैठिए थे उनको भगाने के लिए, यानी कि बांग्लादेश से जो भी आ रहा था असम के अंदर, उनको भगाने के लिए असम स्टूडेंट यूनियन यानी कि आसू की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य असम की संस्कृति, यहाँ की जनसांख्यिकी को बदलने से बचाना था। जनसांख्यिकी का मतलब क्या होता है? डेमोग्राफी, यानी कि मान लो आप किसी खास धर्म और किसी खास जाति के हो, है ना, 100 लोग रहते हो आप, बाहर के लोग अगर आने लग जाएंगे, उनका धर्म अलग है, उनकी जाति भी अलग है, तो आपकी जो संस्कृति है वो खतरे में पड़ जाएगी और एक टाइम ऐसा होगा कि आपको भी फिर भागना पड़ेगा उस जगह से, अगर वहाँ पे उत्पात फैलता है तो 1987 ईस्वी में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन भी बना, जिन्होंने स्वतंत्र बोडोलैंड की मांग कर दी। दोस्तों बोडोलैंड एक क्षेत्र है जो कि असम के अंदर पड़ता है, यहाँ पे मुख्य जनजाति है बोडो। तो बोडो जनजाति क्या कहती है? हमें अलग से बोडोलैंड चाहिए क्योंकि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। इसी प्रकार असम के मुख्य नरजातीय का मतलब क्या है? ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जिसकी अपना अलग कल्चर, खान पान, अपनी अलग भाषा होती है, वो नरजातीय समूह कहलाता है। जैसे कि कार्बी ने स्वायत्ता, असम का एक एथनिक ग्रुप या नरजातीय समूह है कार्बी, उसने स्वतंत्रता की मांग की भारत में रहते हुए, और इन सभी संगठनों ने भारत में रहकर अधिक स्वायत्ता की मांग की। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय राजनीति का विश्लेषण करने के लिए दृष्टिकोणों को बताइए। दोस्तों पहला सवाल समझ में आया कि नहीं आया, है ना? 1980 के बाद में भारत के अनेक राज्यों में किस तरह से पॉलिटिक्स चलती है वो मैंने आपको बताया था, क्या मुद्दे रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। भारतीय राजनीति का विश्लेषण करने के लिए दृष्टिकोण बताइए। दृष्टिकोण की जगह परिप्रेक्ष्य भी आ सकता है। परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण का मतलब होता है नज़रिया, यानी कि आपको इंडियन पॉलिटिक्स अगर समझनी है तो दोस्तों आप किस दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव को, नज़रिए को अपनाएंगे। तो पहला है व्यवस्थित दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण का विकास अमेरिका में हुआ था। इसका प्रयोग उन देशों की राजनीति को समझने में किया गया जो औपनिवेशिक शासन से अब स्वतंत्र हो चुके थे, जैसे कि भारत है, दक्षिण अफ्रीका है, ब्राज़ील है, लैटिन अमेरिका के काफ़ी सारे देश जो कि कभी गुलाम थे यूरोपीय देशों के। उन देशों में अब क्या चल रहा है, हाल फिलहाल जब वो फ्रीडम को पा चुके हैं, वहाँ पे क्या चल रहा है। 1960 ईस्वी में जी आलमंड एवं जे कोलमैन ने इसे लोकप्रिय बनाया। उनके अनुसार राजनीति में राजनीतिक संस्थाएं, राजनीतिक संरचनाएं, प्रक्रियाएं एक प्रकार की व्यवस्था में शामिल होती हैं, जैसे कि भारत के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का पद और इनकी शक्तियां, और भारतीय निर्वाचन आयोग, ये सब राजनीतिक संस्थाएं हैं, संरचनाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं। तो एक व्यवस्था के भीतर होती है ये, ठीक है। और उस व्यवस्था में आपसी तालमेल के माध्यम से राजनीति में संतुलन बना रहता है। राजनीतिक व्यवस्था लचीली होती है, यानी कि दोस्तों आप देखते हैं कि भारत की जो राजनीति, वहाँ पर चुनाव, मतलब हो सकता है कि किसी नेता की मृत्यु हो जाए तब भी चुनाव करवा लिए जाते हैं। हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था लचीली है, कठोर नहीं है, लेकिन ये कभी टूटती नहीं है। ऐसा नहीं हो कि हम राष्ट्रपति के पद को ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। भारत की राजनीति समझने के लिए रजनी कोठारी ने अपनी बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया में इसी दृष्टिकोण का उपयोग किया है। इसे हम, यानी कि व्यवस्थित दृष्टिकोण, जिसमें एक व्यवस्था के भीतर सभी राजनीतिक संरचनाएं, राजनीतिक संस्थाएं, प्रक्रियाएं होती हैं। तो इससे हम राज्यों की राजनीति, राजनीतिक दलों और दल के भीतर जो मतभेद चलते रहते हैं, कार्यकर्ताओं, नेताओं के बीच में आपस में बनती नहीं है, उसको भी समझ सकते हैं।
क्यों इस पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं नेता? और जाति, धर्म, भाषा, नेतृत्व, चुनाव, दबाव समूह यानी कि प्रेशर ग्रुप्स जो कि सरकार पर अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए दबाव डालते हैं, इनको भी अपन समझ सकते हैं। राजनीतिक संस्थाओं का विश्लेषण भी कर सकते हैं भाई इस दृष्टिकोण का सहारा लेकर के। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण, ये अलग से भी 20 नंबर का सवाल आ चुका है दोस्तों कि मार्क्सवादी दृष्टिकोण का उपयोग करके हम भारतीय राजनीति को कैसे समझ सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझो कि मार्क्सवाद एक सोच है, एक विचारधारा है जिसका निर्माण किसने किया था? जर्मनी के एक विद्वान थे कार्ल मार्क्स, उन्होंने किया। उन्होंने बताया कि इतिहास के किसी भी समय में दो वर्ग उपस्थित रहते हैं, एक वर्ग दूसरे का शोषण करता है। जैसे कि आज के टाइम पे जो पूंजीपति लोग हैं, मजदूरों का, महिलाओं का, बच्चों का शोषण करते हैं, और ये जो विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्री है, जैसे कि फ्रांस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है, ये गरीब देशों का शोषण करते हैं। ये सब बताया गया है। तो दोस्तों भारत की जो राजनीति है उसमें मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रयोग करके हम ऐसे समझते हैं कि जो सरकार है वो पूंजीपतियों के साथ मिली रहती है, ठीक है, और मजदूरों का, किसानों का शोषण उठाती है, क्योंकि पूंजीपति जो बिजनेसमैन लोग हैं वो सरकार को पैसा दे देते हैं, है ना, और अपने हिसाब से सरकार से कानून और नीतियाँ नियम बनाते हैं। इस तरह से लिख सकते हो आप, है ना। और इसलिए भारत में दोस्तों ट्रेड यूनियनों की स्थापना हुई, यानी कि मजदूरों ने अपने संगठन बनाए हैं और किसानों ने भी अपने संगठन बनाए, आंदोलन किए, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार ने और पूंजीपतियों ने उनका शोषण किया है। इस तरह से आप लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हो आप साथ में कि जो विकसित देश हैं वो गरीब देशों का फ़ायदा उठाते हैं। दो प्रकार का होता है मार्क्सवादी दृष्टिकोण, एक शास्त्रीय मार्क्सवादी दृष्टिकोण यानी कि पुराने वाले दृष्टिकोण को अपन शास्त्रीय मार्क्सवादी यानी कि क्लासिकल मार्क्सिस्ट अप्रोच कहते हैं, और नए वाले को नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण कहते हैं। देखो पुराने वाले में क्या था कि भाई पुरानी सी बातें की जाती थी, यानी कि जो मजबूत लोग हैं जिनके पास में उत्पादन के संसाधन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, वो महिलाओं और मजदूरों का, किसानों का शोषण करते हैं। नव मार्क्सवाद में क्या है कि आजकल है ना, कोई भी अमीर देश है या कोई भी अमीर सरकार है, वो अपने विचारधारा के माध्यम से, वो व्यापार के माध्यम से शोषण का काम करती है, ठीक है। वो सीधे सीधे शोषण नहीं करेगी, वो आपको विज्ञापन दिखाएगी, एडवर्टाइजमेंट दिखाएगी, ये खरीद लो, वो खरीद लो, तो आप अपने विचार बदल देते हैं, ठीक है, कंपनियां बड़ी बड़ी। तो ये नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण में इस तरह से लिख सकते हो। आगे चलते उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण का विकास दोस्तों राजनीति विज्ञान में 20वीं शताब्दी में हुआ था। इसे विकसित करने वाले प्रमुख विद्वान जो स्कॉलर्स थे, उन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म दृष्टिकोण दिया था। जीन लियोटार्ड, माइकल फोकाल्ट और जैक्स डेरिडा और जुर्गेन हेबरमास। इनके अनुसार राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक अगर अपना विवेक यानी कि अपना विजडम, बुद्धि, तार्किकता यानी कि जब आप लॉजिक का प्रयोग करते हैं, है ना, रैशनैलिटी का प्रयोग करते हैं, किसी घटना को समझने के लिए अपना दिमाग लगाते हैं, उसका प्रयोग करके राजनीति की सत्यता के बारे में अपनी सोच विकसित करना चाहिए नागरिकों को कि ये पार्टी सही है या गलत है, इस पार्टी ने मेरे लिए क्या किया है। अंधे होकर वोट ना दो, ठीक है। आपके लिए सबसे बेस्ट पार्टी कौन सी है, चाहे आपके घर वालों की फेवरेट पार्टी अलग हो सकती है, तो उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण यही बताता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपना विवेक, बुद्धि, तार्किकता का प्रयोग कर ले और ये राजनीति के बारे में अपनी सोच पैदा कर ले, तो वो अपना कल्याण कर सकता है। इस दृष्टिकोण की सहायता से हम सामाजिक आंदोलन, हिंसा और जातीय पहचान वाले जो आंदोलन हैं उनको समझ सकते हैं, और हमारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीतिक प्रणाली है उसको भी समझ सकते हैं। आगे चलते हैं संघ निर्माण दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण का उपयोग स्वायत्तता, ये सुबायत्ता नहीं है, ये स्वायत्तता है दोस्तों। स्वायत्तता यानी कि स्वतंत्रता, आंदोलन, विद्रोह, अलगाववादी आंदोलन तथा उनसे उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन करने हेतु किया जा सकता है। इसके अनुसार अनेक बार केंद्र राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार करता है, यानी कि जो केंद्र सरकार है ना, दिल्ली की में बैठी जो सरकार है, वो हो सकता है किसी राज्य को बहुत ज़्यादा पैसा दे दे, किसी स्टेट को बहुत कम पैसा दे दे। तो जैसे सौतेली माँ प्यार करती है ना, एक बेटे को ज़्यादा करेगी, एक बेटे को कम करेगी, तो वैसे ही केंद्र करता है राज्यों के साथ में, जिससे राज्यों का जो विकास है वो रुक जाता है तथा उनके बीच असमानताएं बढ़ जाती है। केंद्र को संघवाद की अवधारणा मजबूत करते हुए वास्तविक संघवाद के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए, जिससे राष्ट्रवाद मजबूत हो सके। दोस्तों संघवाद क्या है? संघवाद एक सोच है, एक विचारधारा जिसके अनुसार राज्य और केंद्र के बीच में शक्तियों का और अधिकारों का बराबर तरीके से बंटवारा हो, है ना। किसी भी राज्य के साथ में कोई भेदभाव ना हो, केंद्र सरकार उसकी हेल्प करे, उसको संसाधन नहीं, ये संघवाद कहलाता है, स्वस्थ संघवाद कहलाता है, जिससे राष्ट्रवाद मजबूत हो। यानी कि राज्य केंद्र के साथ सहयोग करेंगे तो दोस्तों हमारा भारत, प्यारा देश भारत आगे बढ़ेगा। आगे चलते सामाजिक पूंजी दृष्टिकोण। इसका उपयोग भारत में हुई सांप्रदायिक घटना को समझने में किया जाता है, जिसके अनुसार जिस देश के जो लोग हैं उनके बीच में आपसी विश्वास ज़्यादा है, सम्मान करते हैं एक दूसरे का,
है ना। बहुत सारे धर्म है भारत में, यहूदी धर्म, पारसी धर्म है ना, सिख धर्म, जैन धर्म। तो इनके बीच में अगर विश्वास होगा, सम्मान होगा, सामंजस्यता यानी कि एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे, तो दोस्तों देश में शांति और सौहार्द का माहौल रहेगा, पीसफुल रहेंगे ना सारे लोग, तभी तो डेवलपमेंट होता है। आगे चलते चुनावी दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण हमें ये बताता है कि किसी भी देश के अंदर अगर चुनाव बिना किसी भेदभाव के होते हैं, बिना किसी भ्रष्टाचार के होते हैं, तो आप समझ लो कि वहाँ पर लोकतंत्र है और वहाँ पर नागरिकों का विश्वास सरकार और सरकार की व्यवस्थाओं पर है। ठीक है, इस तरह से राजनीति अपन समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, कैसा लग रहा है वीडियो सोल्यूशन यार, बताओ ज़रा, है ना। बताओगे तो मुझे पता चलेगा, राइट। जैसा भी आपको लग रहा कमेंट करना यार, ज़रूर, फीडबैक ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र राज्य के बीच प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों पर प्रकाश डालिए। दोस्तों आपका जो जून वाला पेपर था उसके अंदर विधायी संबंधों के बारे में पूछा गया था। विधायी यानी कि विधान, है ना, कानून बनाने के जो संबंध होते हैं राज्य और केंद्र सरकार के बीच में, जिसमें आपको सूचियों के बारे में लिखना था, समवर्ती सूची, राज्य सूची और केंद्र सूची, है ना, या संघ सूची, तो वो सब लिखना होता है विधायी संबंधों पे। लेकिन हम यहाँ पर प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों पे बात करेंगे। तो पहला पढ़ते केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंध। देखो इसमें या तो दोनों पूछ लेगा या एक पूछेगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं प्रशासनिक के, भाई प्रशासनिक को अच्छे से करो। सामान्य स्थिति की अगर बात करें, जब कोई युद्ध नहीं चल रहा है देश में, अब शांति है, खुशहाली है, कोरोना भी चला गया है, तो भारत में संघात्मक व्यवस्था दिखाई देती है। यानी कि केंद्र सरकार अब वो कुछ विषयों पर कानून बनाती है, राज्य की व्यवस्था में दखल अंदाजी नहीं करती है ना। राज्य जैसे कि राजस्थान है, राजस्थान की विधानसभा जहाँ पे कानून बनाए जाते हैं वो स्वतंत्र रूप से वहाँ पर कानून बनाती है राजस्थान सरकार, जिसमें केंद्र और राज्य संविधान के अनुसार अपने अपने क्षेत्र अधिकारों में अपने अधिकार प्रयोग में लाते हैं। लेकिन आपातकाल स्थिति में केंद्र राज्य से मजबूत हो जाता है और यही एकात्मक व्यवस्था होती है। जैसे कि मान लो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, ठीक है, पड़ोसी देश जिनसे हमारी इतना बनता नहीं है, वो अगर आक्रमण कर दें, भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए, युद्ध की स्थिति हो या भारत की जनता या हथियार वगैरह उठा ले, वो स्थिति आपातकाल, इमरजेंसी की स्थिति होगी। और उस स्थिति में केंद्र सरकार उस स्थिति से निपटने के लिए मजबूत बन जाएगा। यानी कि राज्य की विधानसभाएं हैं, किसी प्रकार का कोई कानून पारित नहीं कर सकती हैं, केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी सब राज्यों के लिए कि एकजुट हो जाओ, भारत को बचाना है। ठीक है ना। और भारत की अखंडता और संप्रभुता सुनिश्चित की जाती है। राज्यों को केंद्र का निर्देश प्रशासनिक संबंध में लिखना। पहला पॉइंट, राज्यों को केंद्र का दिशा निर्देश, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट्स को, है ना, डायरेक्शन देता रहता है, तुम ये काम करो, तुम ये करो। अब देखो अनुच्छेद 256 में क्या लिखा, राज्य अपने कार्यकारी शक्तियों का उपयोग संसद के द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर करेगा। यानी कि राज्य की भी जो कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं, मुख्यमंत्री और उसके जो विधायक होते हैं, वो कुछ कानून बनाते हैं। किस हिसाब से बनाएंगे? वो संसद ने जो बता रखे ना उसी हिसाब से वो बनाएगा। अनुच्छेद 256 में लिखा है। आर्टिकल 257 में क्या है, केंद्र सरकार राज्यों को आवश्यक दिशा निर्देश देगा। इसके तहत केंद्र राज्य को संचार, रक्षा और संबंधित मामलों में सलाहकार निर्देश देता है। अनुच्छेद 365 क्या है भाई, अगर कोई भारतीय राज्य में संविधान के अनुसार शासन नहीं चलाया जाता है, वहाँ पर अगर संविधान का पालन ही नहीं किया जाता है, तो उस राज्य के अंदर, कोई भी राज्य हो सकता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, है ना, महाराष्ट्र, तो उन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है आर्टिकल 365 का प्रयोग करके। आगे चलते हैं दोस्तों। 356 क्या है, राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। देखो आपातकाल की घोषणा। अनुच्छेद 352 क्या है, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारतीय इसके किसी हिस्से की सुरक्षा अगर खतरे में है तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। देखो इमरजेंसी 3 स्थिति में बन सकती है। पहला तो हथियार वगैरह उठा ले कोई, है ना, भारत का ही कोई आदमी या समूह कोई भी, या फिर राष्ट्रपति शासन लग जाए 356 में। और अनुच्छेद 360 में क्या बता रखा है मैंने, वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियल इमरजेंसी, भारत देश के पास पैसा ही खत्म हो जाए, वो भी एक आपातकाल होगी। तो 3 तरह की इमरजेंसी हो सकती है देश के अंदर, युद्ध वाली, दूसरी है किसी राज्य में संविधान का पालन नहीं किया जाए, तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। पहला भाई अनुच्छेद 352, युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, यानी कि देश की जनता हथियार उठा ले, सड़कों पे आ जाए, इसके कारण से पूरे भारत पर या फिर किसी भारत के एक हिस्से पर जिसकी सुरक्षा खतरे में है, तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। केंद्र सरकार इस समय नागरिकों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आपको बोल सकती है घर से नहीं निकलोगे तो गोली मार दी जा सकती है, ठीक है, या हो सकता है सजा हो जाएगी कोई भी, तो फॉलो करना पड़ेगा। केंद्र इस समय राज्य से अधिक ताकतवर हो जाता है। अनुच्छेद 356
अगर किसी भारतीय राज्य में संविधान के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अनुच्छेद 360 क्या कहता है भाई, ध्यान दो, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाता है उस स्थिति से कि भाई देश के पास में अब पैसा नहीं है, वित्तीय स्थिति को खतरा है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की अनाउंसमेंट या उद्घोषणा कर सकता है। आगे चलते हैं, केंद्र से राज्यों को शक्तियों का प्रत्यायोजन। प्रत्यायोजन क्या होता है, जैसे कि आप बड़े अधिकारी हो भाई, ठीक है, और अपने छोटे अधिकारी को आप कोई अधिकार या कोई कर्तव्य सौंप रहे हो कि भाई ये काम मेरा कर देना, तो ये क्या कहलाता है, ये शक्तियों का प्रत्यायोजन कहलाता है। ठीक है, बड़े अधिकारी द्वारा छोटे अधिकारी को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ काम सौंपना। तो अनुच्छेद 258 के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य की सरकार की सहमति से उसी सरकार को या उसके किसी कर्मचारी को विशेष कार्य व दायित्व सौंप सकता है। जैसे कि हमारे प्यारे भारत देश का जो राष्ट्रपति है वो गोवा के किसी भी कर्मचारी को कुछ भी दे सकता है, भाई ये काम मेरा कर दो यार, ठीक है। जैसे कि महिलाओं की स्थिति क्या है, ठीक है, और कितने जो युवा हैं वो स्किल्स सीख रहे हैं, मेरा ये काम करो, आप मुझे डेटा बताओ, ठीक है, तो ये काम करना पड़ेगा फिर उस कर्मचारी को। राज्यपाल की नियुक्ति, देखो राज्यपाल कौन होता है, एक एजेंट होता है। एजेंट क्या करता है, मतलब बिचौलिए जैसा काम करता है। जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में एजेंट कौन है, राज्यपाल। तो राज्यपाल भारतीय राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि जैसे कि दोस्तों महाराष्ट्र का राज्यपाल वो संवैधानिक प्रमुख है, यानी कि महाराष्ट्र में संविधान के अनुसार कानून बनाए जा रहे हैं या नहीं जा रहे, राष्ट्रपति इसकी निगरानी करता है। और भारत का राष्ट्रपति किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, यानी कि अपॉइंटमेंट कौन करता है, राज्यपाल को कौन भेजता है राज्य में, राष्ट्रपति भेजता है। ध्यान दो, राज्यपाल केंद्र के एजेंट के रूप में काम करता है, वह केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजता रहता है। और राज्यपाल की शक्तियां थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि 20 नंबर का सवाल है भाई, पन्ने भी तो भरने हैं। राज्यपाल पद का उल्लेख हमें संविधान में अनुच्छेद 153 में बताया गया है कि राज्यपाल नामक एक पद होगा, एक पोस्ट होगी। यह राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर सहमति देता है अथवा सहमति को रोक कर रख सकता है अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकता है। तो दोस्तों मान लो महाराष्ट्र की सरकार ने किसानों के लिए कोई कानून बनाया है ना, अभी कानून बना नहीं है क्योंकि उस पर राज्यपाल का अगर साइन हो जाएगा तो वो कानून बन जाएगा उस राज्य में, सपोज दैट। तो उसको थोड़ा सा डाउट लग रहा है कि यार ये किसानों का नुकसान कर सकता है ये कानून, तो हो सकता है कि वो अपनी सहमति को रोक कर रख सकता है, यानी कि 10, 15, 20 दिन का टाइम ले ले, उस पर सोचता रहे, या फिर उस विधेयक पर, वो विधेयक क्या होता है, ड्राफ्ट होता है, बिल होता है। बिल को क्या कहते हैं, विधेयक, जो कि अभी कानून बना नहीं है क्योंकि साइन नहीं किए राज्यपाल ने। तो 3 ऑप्शन होते हैं भाई, या तो वो सहमति दे देगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है कानून, या फिर रोक के रख सकता है 10, 15, 20 दिन के लिए, और फिर तीसरा ऑप्शन राज्यपाल के पास में उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेज सकता है कि राष्ट्रपति जो भी कहेंगे वैसा किया जाएगा। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को समन और स्थगित यानी कि खत्म कर सकता है या वापस से शुरू करवा सकता है। राज्यपाल विधानसभा के विघटन की सिफारिश कर सकता है। राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी होता है। राज्यपाल से अपेक्षा उम्मीद की जाती है कि वह मुख्यमंत्री नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करे, यानी कि देखो किसी भी राज्य के अंदर चीफ मिनिस्टर की हेल्प कौन करता है, मंत्रिपरिषद करता है, मंत्रिपरिषद करता है, ठीक है। और मंत्रिपरिषद की सलाह से राज्यपाल को काम करना चाहिए। आगे चलते हैं, अंतर राज्य जल संसाधन और राष्ट्रीय राजमार्ग। देखो अंतर राज्य का क्या मतलब है, 2 राज्यों के बीच में, जैसे कि राजस्थान और महाराष्ट्र, इन दोनों के बीच में जो भी बात है वो अंतर्राज्यीय बात होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे। तो देखो संसद जल मार्ग पर राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा कर सकती है, यानी कि दोस्तों जैसे कि उत्तर प्रदेश है, ठीक है भाई, गंगा नदी यमुना नदी यहाँ पे बहती है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा नदियों के अंदर, मतलब बड़ी बड़ी नावें हैं, क्रूज है, वो चलाई जाएंगी, तो संसद ऐसी घोषणा कर सकती है। अनुच्छेद 262 जल एवं अंतर्राज्यीय नदी एवं नदी घाटी संबंधित है, जो कि संसद 2 राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर उत्पन्न विवाद में नियम व कानून बना सकती है। मान लो भाई तमिलनाडु है और मान लो केरल है, तो इनके बीचों बीच कोई नदी जा रही है, ये मतलब कह रहे हैं कि भाई तुमने बांध बना लिया, तुमने हमारा पानी रोक लिया बांध बना करके। 2 राज्य अगर इस तरह से लड़ने लग जाए तो आर्टिकल 262 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, और संसद उस पर कोई कानून बना सकती है उस विवाद के लिए। अंतर्राज्य परिषद क्या है, अनुच्छेद 263 के अनुसार अगर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद चल रहा है तो विवाद सुलझाने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्य परिषद का गठन करेगा। जैसे कि दोस्तों कृष्णा नदी पे बना हुआ है, कृष्णा नदी जहाँ पर बहती है उन जिन राज्यों में लड़ाई चल रही भाई, ठीक है, तो एक अंतर्राज्यीय
परिषद का गठन कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, आर्टिकल 263 का प्रयोग करके। ऐसे ही दोस्तों अखिल भारतीय सेवाएं जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती है, जैसे कि प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिला कलेक्टर आईएएस और आईपीएस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा, और भारतीय वन सेवा यानी कि आईएफओएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, और भारतीय राजस्व सेवा, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज। तो दोस्तों ये 4-5 तरह की जो ऐसी नौकरियां हैं, मतलब कितनी वैकेंसी आनी है और किन को कहाँ पर ज्वाइनिंग देना है, ये सब काम कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण और इनको खत्म भी कर सकती है केंद्र सरकार। आगे चलते हैं केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। दोस्तों संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 व अनुच्छेद 293 के बीच केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की चर्चा हमें मिलती है। देखो वित्तीय संबंध पैसों से लेन देन करने का जो संबंध है दोस्तों, संविधान के भाग नंबर 12 में अनुच्छेद 268 से लेकर अनुच्छेद 293 के बीच में हमें मिलते हैं संबंध। संसद को केंद्र सूची के विषयों पर तथा राज्य को राज्य सूची के विषयों पर टैक्स लगाने का अधिकार है। यानी कि केंद्र सूची यूनियन लिस्ट जिसे कहते हैं, उसमें जितने भी सब्जेक्ट आते हैं है ना, उस पर तो संसद टैक्स लगाएगी और यह नियम बना सकती है, और राज्य सूची के विषयों पर राज्य सरकार है वो कर से संबंधित नियम बना सकती है। देखो अनुच्छेद 275 क्या कहता है? संसद को यह अधिकार देता है कि वह जरूरतमंद राज्य को अनुदान दे सकती है, मतलब किसी विशेष कार्य के लिए पैसा दे सकती है। अनुदान यानी कि ग्रांट्स। अनुच्छेद 282 के तहत केंद्र व राज्य सरकार किसी सार्वजनिक उद्देश्य हेतु अनुदान दे सकते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति राज्यों व केंद्र के बीच वित्त बंटवारे हेतु, यानी कि केंद्र सरकार किस राज्य को कितना पैसा दे, तो उसके लिए दोस्तों 5 साल में, प्रत्येक 5 साल में एक वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन बनता है रहता है। वित्त आयोग राज्यों की वित्त स्थिति का मूल्यांकन करता है कि किसके पास पैसा कम पड़ गया, ज़्यादा है। यह आयोग राज्यों को सार्वजनिक वित्त शासन विकास से जुड़े मुद्दों पर सलाह देता है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अध्यक्ष होते हैं, 4 मतलब इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। है। योजना आयोग का नाम बदलकर प्लानिंग कमीशन, दोस्तों प्लानिंग कमीशन जिसका गठन 1950 में किया गया था, इसका नाम बदल दिया। कब बदला? 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। एक प्रकार थिंक टैंक का दोस्तों इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं। चेयरमैन कौन होते हैं इसके? नीति आयोग के प्रधानमंत्री, ठीक है। और इसमें बड़े बड़े अधिकारी भी बैठे रहते हैं। इसका उद्देश्य राज्यों के आर्थिक नीति निर्माण और विकास में राज्यों की भागीदारी को बढ़ाना है। 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर, यानी कि जिसको आप जीएसटी बोलते हो, पिज्जा खाने जाते हो देखना है कितना जीएसटी लगाया गया है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो दोस्तों भारत में क्या 2016 से पहले बहुत तरह तरह के कर थे भाई, है ना। जैसे कि मान लो आप कोई बिज़नेस करते हो साइकिल बनाने का, ठीक है, तो आप ट्रकों में भेज के 2-4 राज्यों से होकर आपका जो ट्रक है वो जा रहा है, साइकिल बेच के आ रहा है, तो भाई अलग अलग कर आपको टैक्स चुकाना पड़ता है, जिससे कि आप पागल ही हो जाते थे कौन कौन सा टैक्स चुकाऊँ मैं, है ना, कम मांगूंगा कम मैं। तो जीएसटी क्या है भाई, ऐसे सारे करों को इसने ख़त्म कर दिया जो कि मतलब बहुत अलग अलग तरह के टैक्स थे। जीएसटी एक वैल्यू एडेड मूल्य वर्धित कर है जो कि निर्माता यानी कि जो बनाता है उससे लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक सिंगल टैक्स है। एक सिंगल टैक्स है, ध्यान दो, जो चीज़ बना रहा है और जो कंज्यूम कर रहा है वहाँ तक, उस जर्नी तक जो टैक्स लगता है वो सिंगल टैक्स जीएसटी कहलाता है। वन नेशन यानी कि एक देश और एक ही टैक्स हो, इस सोच के तहत जीएसटी को लाया गया और जीएसटी ने केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए करों को प्रतिस्थापित यानी कि उनको हटा दिया है। जो मतलब जैसे कि सट्टा और जुआ पर लगने वाले कर, है ना, बहुत तरह तरह के कर थे भाई, उनको हटाकर जीएसटी लाया गया। विभिन्न वस्तुओं के कर निर्धारण हेतु यानी कि मान लो दूध फल सब्जी पे कितना लगेगा, है ना, होटल रेस्टोरेंट, है ना, मनोरंजन एंटरटेनमेंट, है ना, जुआ सट्टा लॉटरी, इन पे कितना टैक्स लगेगा, तो इसके लिए दोस्तों जीएसटी काउंसिल बनी है, जीएसटी परिषद। ये सवाल भी आ चुका 10 नंबर का, तो लिख देना अपने हिसाब से जीएसटी परिषद, है ना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4, 73वें संविधान संशोधन 1992 की विशेषता बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। देखो 1992 में क्या था, 2 संविधान संशोधन हुए, संविधान के अंदर 2 बदलाव हुए, एक तो 73वां एक 74वां 1992 में के अंदर ही। 73वां संविधान संशोधन गाँव के लिए था, गाँव में जो लोग होते हैं वो भी कानून प्रक्रिया में भाग ले सके, अपने गाँव का विकास कर सकें, इसके लिए 73वां संविधान संशोधन बनाया गया। और 74वां संविधान संशोधन वो शहरों के लिए बनाया गया, जैसे कि जो हमारी नगर पालिकाएँ होती है, नगर परिषद, नगर निगम है, उनके लिए 74वां था। और जो हमारी ग्राम पंचायत है, ठीक है, पंचायत समिति है, जिला परिषद, उनके लिए 73वां संविधान संशोधन। देखो 1992 से पहले क्या था भाई, दिल्ली में बैठी सरकार है, केंद्र सरकार है, वही हर गांव का सोचती थी। अब भारत में तो बहुत हज़ारों लाखों गांव हैं, ठीक है, किस किस का भारत सरकार सोचेगी। तो ये काम किया गया भाई,
संविधान में बदलाव कर दिए गए कि भाई जो ग्राम पंचायत है उसको बना देंगे, ऐसे जिला परिषद बना देंगे, तो अपने हिसाब से अपने इलाके के वो कानून बनाते रहेंगे स्वतंत्र रूप से। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने वाला ऐतिहासिक कदम था, जिसने संविधान में नया भाग मतलब 9वां भाग, ठीक है, और 11वीं अनुसूची जोड़ी, जिसने ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को शक्तियाँ मिली। पहला संवैधानिक दर्जा, इसने पंचायती राज संस्था यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, तो कौन कौन सी है पंचायती राज संस्थाएं, जैसे कि गांव के स्तर पे हो गई ग्राम पंचायत, फिर कई सारे गांव मिलाकर के पंचायत समिति, और फिर जिला परिषद, ये आपके पंचायती राज संस्थाएं। इनको भारतीय संविधान के तहत एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया, जिससे उन्हें कानूनी एवं संस्थागत शक्ति मिली। त्रिस्तरीय संरचना भाई 3 लेवल पे ये बनाए गए यूनिट्स, ग्राम स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में द्विस्तरीय प्रणाली लागू की जा सकती है, मतलब 20 लाख से कम जनसंख्या वाले जो राज्य हैं वहाँ पर हो सकता है कि भाई ब्लॉक और जिला स्तर पे ही हो, ठीक है। आरक्षण देखो, अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जाति ST, शेड्यूल ट्राइब और महिलाओं कम से कम, इन सब को कम से कम 1/3 आरक्षण होगा, यानी कि 3 सीट अगर आई हैं ग्राम पंचायत के अंदर दोस्तों, तो फिर 1 सीट इन सब की होगी, मतलब SC ST की और महिलाओं की। तो नियमित चुनाव भी होंगे, पंचायतों के चुनाव हर 5 साल में होंगे, चुनाव कराने की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग की होगी। इसीलिए दोस्तों पंचायतों के चुनाव के जो पर्यवेक्षण यानी कि इनका ध्यान कौन रखेगा, पंचायतों के जो चुनाव होते हैं सरपंच वगैरह के, है ना, इनका कंट्रोल करने के लिए, पर्यवेक्षण के लिए, निर्देशन के लिए राज्य चुनाव आयोग है वो इनको दिशा निर्देश देता रहेगा। ऐसे ही राज्य वित्त आयोग बना है पंचायतों की वित्तीय स्थिति, क्योंकि गाँव के अंदर बहुत सारे काम होते हैं ना, गलियों में लाइट लगाना, गांव में हाट बाजार लगाना, ठीक है, गांव में साफ़ सफाई का काम करवाना, तो फिर राज्य वित्त आयोग है वो पैसा वगैरह देता रहता है। 11वीं अनुसूची देखो, एक नई 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों को हस्तांतरित किए जाने वाले 29 विषय थे। टोटल 29 सब्जेक्ट पे अब पंचायतें हैं वो कानून बना सकते, जैसे कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य। आगे चलते शक्तियों और जिम्मेदारियों का हस्तांतरण, राज्य विधानमंडलों को पंचायतों को आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाने का निर्देश दिया गया है, यानी कि जो राज्य सरकारें हैं वो पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार, आज़ादी, कर्तव्य वगैरह दे देती हैं, भाई तुम लोग अपने हिसाब से बनाओ। ग्राम सभा देख लो, ग्राम सभा को ग्राम पंचायत के सहयोग से कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों का चयन करने का अधिकार दिया गया है। जैसे ग्राम सभा में काफ़ी सारे सदस्य हो सकते हैं, वो गाँव के विकलांगों, विधवाओं के लिए और गाँव के विकास के लिए योजना बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में हुए उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलनों पर प्रकाश डालिए। यह सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के गठन हेतु आंदोलन की तुलना और अंतर बताइए। देखो उप क्षेत्र क्या होता है, एक बड़े क्षेत्र का छोटा सा हिस्सा, वो उप क्षेत्र कहलाएगा। स्वायत्तता ने की स्वतंत्रता। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो झारखंड है, ठीक है, झारखंड किस का हिस्सा हुआ करता था सन 2000 ईस्वी से पहले, बिहार का हुआ करता था ना, है ना। ऐसे ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था, और ऐसे ही जो उत्तराखंड है वो यूपी का हिस्सा हुआ करता था, उत्तर प्रदेश का। लेकिन क्या हुआ वही देखते हैं, लोगों ने आंदोलन किए और अलग हो गए। देखो ये जो उप क्षेत्र जो होते हैं वो बड़े क्षेत्र के भाग होते हैं। उप क्षेत्र में यूपी नहीं है, ये उप है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। देखो उप क्षेत्र बड़े क्षेत्र के भाग होते हैं। उप क्षेत्र में जाति पहचान, धर्म, क्षेत्रीय पहचान, सामाजिक व ऐतिहासिक कारकों के आधार पर आंदोलन, यानी कि जो उप क्षेत्र होते हैं ना, यहाँ पे जाति के आधार पर, खुद की पहचान बनाने पर, धर्म की रक्षा करने के लिए और क्षेत्रीय पहचान के आधार पर, ठीक है, जैसे जो सामाजिक और ऐतिहासिक कारक हैं इनके आधार पर आंदोलन हुए हैं, जिन्हें उप क्षेत्रीय स्वायत्तता आंदोलनों के नाम से जाना जाता है। उप क्षेत्र के लोग एक समय पर अलग अलग राज्य की मांग करने लगते हैं। 1950 के दशक के बाद में उप क्षेत्र में आंदोलन हुए और वो फले फूले और नए भारतीय राज्य सामने आए। जैसे कि झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बना। तो कैसे बना पढ़ते हैं। झारखंड राज्य का गठन 2000 ईस्वी में आदिवासियों और अनुसूचित जनजातियों द्वारा राज्य के लिए लंबे संघर्ष के परिणाम स्वरूप बिहार के दक्षिणी भाग से हुआ था। बिहार का जो दक्षिणी भाग था यहीं पे झारखंड है, ठीक है। पहले बिहार का हिस्सा होता था आज से 25 साल पहले। तो यहाँ के जो कम्युनिटी थे समाज से, वो खुद को इग्नोरेंट यानी कि उपेक्षित, हम पे तो कोई ध्यान देता ही नहीं है, हमारे न तो कोई नेता है वो पटना के अंदर जा कर के हमारी बातें उठाता, तो भाई एक काम करो तुम हमारे लिए अलग राज्य दे दो, ठीक है। तो इसलिए उनकी विशेष ज़रूरतों को पूरा करने के लिए झारखंड बनाया गया।
यहाँ के आदिवासी लोग स्वतंत्रता के बाद से ही सामाजिक आर्थिक असमानता महसूस करते थे। इनको लगता था कि हमारे इलाके का विकास डेवलपमेंट कम हुआ है, हमारे समाज पर भी कम ध्यान दिया जा रहा है, इसलिए हम बिहार में नहीं रहेंगे, हम अलग झारखंड राज्य का निर्माण कराएंगे। बुनियादी ढांचे का मतलब है यहाँ पे स्कूल, अस्पताल, हाईवे, सड़क वगैरह नहीं थी। आर्थिक अवसर भी लोगों के पास कम थे। राजनीतिक स्थिरता का माहौल नहीं था। राजनीतिक स्थिरता का माहौल नहीं था, नहीं लिख लें आप, नहीं था। और आदिवासी लोगों ने बिहार के प्रशासन को नापसंद किया था। 70-80 के दशक में आदिवासियों ने उग्र आंदोलन किया। अंततः बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 ईस्वी में पारित हुआ और नए राज्य झारखंड की स्थापना हुई। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों 2000 ईस्वी में मध्य प्रदेश पुनः गठन अधिनियम पारित किया गया था मध्य प्रदेश भोपाल में, ठीक है। तब छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया नवंबर 2000 ईस्वी में। 1990 के दशक में छत्तीसगढ़ी भाषा में संस्कृति के लोगों ने एक राजनीतिक आंदोलन तैयार किया और छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश से अलग होने के कारण देखते हैं। तो दोस्तों देखो, मध्य प्रदेश का एक हिस्सा जो छत्तीसगढ़ कहलाता था पहले 2000 ईस्वी से पहले, वहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते थे और अलग थी, वो अलग महसूस करते थे। मध्य प्रदेश से अटैचमेंट इतना था नहीं उनका, तो अलग राज्य की मांग कर दी। क्या क्या कारण थे? एक तो अलग छत्तीसगढ़ी भाषा बोलते थे और क्षेत्र के विभिन्न राजनीतिक दलों ने मध्य प्रदेश सरकार पर दबाव बनाया कि उन्हें अलग राज्य दिया जाए, क्योंकि यहाँ के लोगों का राज्य विधायिका में कम प्रतिनिधित्व है। यानी कि जो छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, हमारे लोग हैं, वो तो भोपाल में, यानी कि भोपाल में जो विधानसभा है मध्य प्रदेश की, वहाँ तो पहुँच ही नहीं पाते हैं, नेता तो बहुत कम बनते हैं, हमें अलग दे दो अब राज्य। क्षेत्र के समृद्ध खनिज संसाधन, आप जानते हैं कि लोहा, कोयला वगैरह निकलता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में। तो फिर उन्होंने बोला कि भाई आप ही लोग फ़ायदा उठा रहे हैं हमारे खनिज संसाधनों का। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के रूप में जाने वाला दक्षिणी कौशल के नाम से जाना जाता था। देखो, ये जो छत्तीसगढ़ का जो इतिहास अगर देखें अपन, तो दोस्तों जो महाजनपद थे, है ना, प्राचीन भारत में, तो छत्तीसगढ़ को दक्षिणी कौशल के नाम से जाना जाता था। इसलिए यहाँ के लोग अपने इतिहास को अलग महसूस करते थे, फिर वो अलग हो गए। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। तो दोस्तों आप जानते हैं जो उत्तराखंड है वो साल 2000 ईस्वी से पहले उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। 5 मई 1938 को श्रीनगर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में पहली बार उत्तराखंड को नया राज्य बनाने की बात कही गई। 1994 में उत्तराखंड क्रांति दल ने नेताओं व छात्रों ने अलग राज्य बनाने हेतु सामूहिक आंदोलन में भाग लिया। इस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव थे। 1994 में कुमाऊं व गढ़वाल क्षेत्र, ये उत्तराखंड के इलाके हैं दोस्तों, कुमाऊं और गढ़वाल, यहाँ के जो लोग थे वो भड़क गए। मार्च 1994 में मुख्यमंत्री ने ओबीसी वर्ग के लिए, दोस्तों ये एक ऐसी स्थिति बता रहा हूँ कि उत्तराखंड के लोग भड़क गए कि अब तो अलग ही कर दो हमें। देखो मार्च 1994 में क्या हुआ, जो मुख्यमंत्री थे ना मुलायम सिंह यादव, उन्होंने क्या किया कि भाई ओबीसी के लिए तो 27% आरक्षण की व्यवस्था कर दी, ठीक है, जिनका लाभ सरकारी नौकरियों में, स्कूलों में, कॉलेज में मिलेगा ओबीसी वर्ग को। इस आरक्षण का फायदा सिर्फ उत्तर प्रदेश के मैदानी हिस्से में जो लोग रहते थे उनको मिलने लगा। अतः ये आंदोलन अधिक उग्र हो गया। उत्तराखंड के लोगों ने दिल्ली की तरफ भी कूच किया, ठीक है, ये कुछ नहीं है, कूच है। कूच का मतलब दिल्ली की तरफ आ गए उत्तराखंड के लोग। इस स्थिति को देखते हुए जनता दल के जो प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा, ये HD देवगौड़ा लिखा है, ठीक है, HD देवगौड़ा, ये भारत के प्रधानमंत्री थे, तो जनता दल से संबंध रखते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई 1996 में कि हम उत्तराखंड राज्य बना देंगे, टेंशन मत करो, क्योंकि उत्तराखंड का जो भूगोल, जियोग्राफी है और यहाँ का लैंग्वेज अलग है, यहाँ डाइवर्सिटी है दोस्तों, है ना, यहाँ के रीति रिवाज, कस्टम्स, मूल्य, विश्वास, आस्था सभी अलग है, तो अलग कर देते हैं अपन, ठीक है, उत्तर प्रदेश से। तो 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश पुनः गठन बिल को मान्यता मिल गई और 9 नवंबर 2021 को उत्तराखंड बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। 1990 के दशक से राज्यों में दलीय व्यवस्था की विशेषताएं बताएं। दोस्तों 1990 के बाद में दोस्तों जो पार्टी सिस्टम होता है, यानी कि भारत के अनेक राज्यों में कौन कौन सी जो पार्टियां किस तरह के वो राजनीति करती हैं, वो हम पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट रह सकता है दोस्तों, ये आ भी सकता है सवाल, ठीक है, हर एक सवाल जरूरी है भाई, हर एक सवाल जरूरी है, पढ़ते हैं। देखो 1990 से अब तक कुछ भारतीय राज्य समय के अनुसार सामाजिक उनकी व्यवस्थाएं बदली और राजनीतिक दलों की संख्या में भी बढ़ोतरी होती गई। 1990 के बाद में मतलब भारतीय राज्यों की स्थिति भी बदलती है ना। बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब आने लगती हैं। भारत के 12 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों की मजबूत पकड़ थी इस समय।
सब राजनीतिक दलों की अपनी अपनी विचारधाराएं थी। किसी देश में एक से अधिक दलों का पाया जाना स्वस्थ लोकतंत्र को दर्शाता है। तो ऐसा ही था भाई, बहुत सारी पार्टियां आ गई थी हर राज्य में 1990 के बाद में। उत्तर प्रदेश की बात करते दोस्तों, काशीराम जी के द्वारा 14 अप्रैल 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश में बहुदलीय व्यवस्था उपस्थित थी, यानी कि बहुत सारी जो पार्टियां थी यूपी के अंदर उपस्थित थी। यहाँ पर बसपा पार्टी के अलावा और भी पार्टियां थे यूपी के अंदर 1990 के बाद, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल, राष्ट्रीय लोक दल, आरएलपी और समाजवादी पार्टी, सपा जिसको कहते हैं, और अखिलेश यादव इस पार्टी के मुख्य चेहरा हैं। बसपा पार्टी दोस्तों क्यों फेमस है आज भी वहाँ पर यूपी में? क्योंकि ये ओबीसी वर्ग, महिलाओं और धार्मिक अल्पसंख्यक, जो मतलब ऐसे धर्म के लोग जो कि संख्या में कम है यूपी के अंदर, उन समूहों की जो बातें हैं, समस्याएं उठाती है बसपा पार्टी। बसपा पार्टी की लोकप्रिय नेता मायावती जी हैं, जो कि 1990 और 2010 के बीच में 4 बार यूपी की सीएम रह चुकी हैं। इन्होंने दलित वंचित वर्ग के उत्थान के लिए, यानी कि उनको आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक कल्याण के काम किए। जनता दल से अलग होकर 1998 में अजीत सिंह ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी बनाई। 1992 में मुलायम सिंह यादव ने जनता दल से अलग होकर समाजवादी पार्टी बनाई थी। और 1990 से 2025 तक यूपी में जाति आधारित पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती गई और कांग्रेस की घटती गई जा रही है पॉपुलरिटी। तो यानी कि यादवों की बात करने वाली पार्टी, उनको यादव पसंद करने लगे, ठीक है। ब्राह्मणों की और क्षत्रियों की जो पार्टियां थी वो भी सामने आने लग गई। उत्तर प्रदेश की छोटी पार्टियों ने अपना कद बढ़ाने के लिए बड़े गठबंधनों का वो हिस्सा बन गई। जैसे कि दोस्तों, जैसे कोई कमज़ोर पार्टी होती है ना, वो बड़े गठबंधन का हिस्सा हो जाती है ताकि उसके हित भी पूरे करते रहे। मैंने आपको बताया, एक तो एनडीए गठबंधन है ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन, है ना। इसकी सबसे बड़ी जो पार्टी है वो बीजेपी पार्टी, और बीजेपी पार्टी का अनेक पार्टियां सहयोग करती हैं एनडीए गठबंधन के अंदर। और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है यूपीए गठबंधन की, है ना। इसमें बहुत सारी पार्टियां वो कांग्रेस का साथ निभाती हैं। तो छोटी पार्टियां हिस्सा बन जाती बड़े गठबंधनों का। जैसे 2016 को अनुप्रिया पटेल ने अपना दल का गठन किया और वर्तमान में यह पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है। आगे चलते हैं बिहार में क्या हो रहा था भाई? बिहार में 1990 के बाद बहुदलीय व्यवस्था यहाँ पे कायम हो गई। जैसे कि काफ़ी सारी पार्टियां थी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। बिहार में जनता दल का विभाजन 3 दलों में हुआ, यानी कि एक पार्टी में दोस्तों एक पार्टी से निकलकर कई पार्टियां सामने आ जाती थी, यानी कि विभाजन हो जाता था एक ही पार्टी में। जैसे कि 1994 में नीतीश कुमार ने जेडीयू पार्टी बनाई, 1997 में लालू प्रसाद यादव ने राष्ट्रीय जनता दल बनाए, और 2000 ईस्वी में रामविलास पासवान ने लोकतंत्र शक्ति पार्टी बनाई। यह तीनों नेता समाजवादी विचारधारा में विश्वास रखते थे। यानी कि समाजवादी विचारधारा क्या है? समाज के जितने भी संसाधन हैं उन पर सभी का बराबर तरीके से हक हो, ये कहते थे लालू प्रसाद यादव, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार जी, ठीक है। इन्होंने समाज के जो वंचित वर्ग थे, जो दबे कुचले लोग थे, गरीब लोग थे, ठीक है, उनकी समस्याओं को सुना, उनका प्रतिनिधित्व भी किया। तीनों नेता 1974 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा बिहार में चलाए गए जेपी आंदोलन का भी हिस्सा थे। जेपी आंदोलन क्या था? बिहार के अंदर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक आंदोलन था। इन पार्टियों को विभिन्न जातियों का समर्थन प्राप्त था। 3 मार्च 2013 में उपेंद्र कुशवाहा ने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई, जिसका विलय यानी कि वो मिल गई फरवरी 2014 में आरजेडी पार्टी में मिल गई, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी मिल गई। यानी कि दोस्तों एक पार्टी बट भी जाती है अनेक हिस्सों में, और एक पार्टी है दूसरी पार्टी में मिल भी जाती है, उसको विलय होना बोलते हैं। बहुदलीय व्यवस्था यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम में विभाजन यानी कि बट जाना, विलय यानी कि मिल जाना, और किसी गठबंधन में शामिल हो जाना आम बात थी। 1990 के बाद बिहार में क्षेत्रीय पार्टी लोकप्रिय, यहाँ कांग्रेस लगातार पतन हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, तथा भाजपा में लगातार प्रगति देखी गई है। तमिलनाडु में 1990 के दशक में बहुदलीय व्यवस्था रही है। अनेक पार्टियां तमिलनाडु के अंदर भी रही, जैसे कि द्रविड़ मुनेत्र कड़गम डीएमके, और ऐसे एआईएडीएमके है, पटाली मक्कल काची है, तमिल मलिना कांग्रेस टीएमसी जिसको कहते हैं, और असादुद्दीन ओवैसी जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिस पार्टी के, वो भी पार्टी यहाँ पर अपनी पॉलिटिक्स करती है, एआईएम। ऐसे ही सीपीआई पार्टी भी, भारतीय साम्यवादी पार्टी। अब देखो डीएमके और एआईडीएमके की जो पार्टी है वो द्रविड़ संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करती है। राजस्थान और पंजाब में 1990 के बाद द्विदलीय व्यवस्था थी, यहाँ जाति आधारित दलों का अभाव था। कभी कभी छोटे दल भी उभर के सामने आए राजस्थान और पंजाब के अंदर, यानी कि 2 पार्टियां ही मुख्य रूप से पार्टियां थी। ऐसा नहीं कि राजस्थान और पंजाब में भतेरी पार्टियों, अलग अलग पार्टियों, नहीं, 2 ही पार्टियां मेन थी यहाँ पे। जैसे कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस और बीजेपी, और पंजाब के अंदर दोस्तों कांग्रेस और अकाली दल, ठीक है, ये ध्यान रखना। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी 2 मुख्य पार्टियां थी।
इन दोनों ही पार्टी में जाट राजपूत ब्राह्मण उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा होती थी। पंजाब में भी दो पार्टियाँ थी जैसे कि कांग्रेस और अकाली दल, ठीक है। अकाली दल और कांग्रेस ये दो पार्टियाँ थी, और अकाली दल जो थी वो जाट सिखों का प्रतिनिधित्व करती थी, लेकिन पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और भाजपा अभी फेमस हो रही है भाई, है ना। अब जानते हैं कि 2025 में आम आदमी पार्टी की सरकार है, बीजेपी पार्टी टक्कर दे सकती है आने वाले टाइम पर पंजाब के अंदर। आगे चलते हैं भाई। 1960 के दशक के अंत और 1980 के दशक के शुरुआत के दौरान राज्य स्तरीय नेतृत्व का विकास बताइए। इस सवाल में क्या लिखना है, देखो सेम से लग रहे होंगे आपको सवाल, है ना। जैसे कि ये जो सवाल था ना 1990 के दशक से यानी कि उसके बाद 1990 के बाद राज्यों में दलीय व्यवस्था की विशेषता बताइए। इसमें तो आप लिखेंगे कि कौन कौन सी पार्टियाँ, ठीक है, और उनके बड़े नेता हैं उनका नाम लिख देना, और फिर जाति आधारित राजनीति का उदय हुआ इस तरह से लिख देना। यूपी लिखना है आप, इसके अंदर बिहार लिख दो, तमिलनाडु लिख दो, राजस्थान और पंजाब लिख दो। आगे चलते भाई। और इसमें क्या लिखना है, 1960 के दशक के अंत, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ 1967, 68, 69, ये 1960 के दशक का अंत की बात करूँगा, और 1980 के दशक की शुरुआत यानी कि 81, 82, 83, 84, इस टाइम पर राज्य स्तरीय नेतृत्व यानी कि एक राज्य के अंदर ऐसे कौन कौन से लीडर थे जो कि उभर के सामने आ रहे थे, यानी कि जो बड़े नेता थे उनका नाम लिखना है, उन्होंने क्या बातें कही वो भी आप बता सकते हैं। तो देखो 1967 में क्या हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ था जिसे आम चुनाव भी कहते हैं। कांग्रेस की भाई खराब हालत हो गई थी, यहाँ पे खराब परिणाम मिला कांग्रेस को, यानी कि सीटें हैं कम आई राज्य की विधानसभाओं में भी, लोकसभा में सीटें कम आई थी कांग्रेस की, तो कांग्रेस का पतन का युग माना गया। अब अनेक राज्य में गैर कांग्रेसी नेता यानी कि और गैर कांग्रेसी दलों का उदय हुआ। ऐसे बहुत सारे नेता जो कांग्रेस के नहीं थे वो भी फेमस हो रहे थे। अब अनेक राज्यों में गैर कांग्रेसी नेता व गैर कांग्रेसी दलों का उदय हुआ। इन राज्यों में निम्नलिखित नेताओं का प्रभाव बढ़ा, जैसे कि यूपी, बिहार, हरियाणा के अंदर चरण सिंह का दोस्तों बहुत बड़े किसानों के नेता रहे हैं। चरण सिंह यूपी, बिहार, हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी थी। और हरियाणा के अंदर बात करें तो देवीलाल जी का नाम बड़ा चला है, उड़ीसा में बिजू पटनायक जी का, और पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु का, और तमिलनाडु में करुणानिधि और एमजी रामचंद्रन। निम्नलिखित राज्यों में इन मंत्रियों ने विपक्ष में रहते हुए यानी कि ये सरकार में नहीं थे, विपक्ष में बैठे रहते थे, फिर भी राज्य के नीति निर्माण में योगदान निभाया, यानी कि राज्य की विधानसभा में कौन कौन से नियम कानून पारित हो रहे हैं उन पर ध्यान देते थे। जैसे बिहार में कर्पूरी ठाकुर, आंध्र प्रदेश में एनटी रामाराव और कर्नाटक में देवराज। इन नेताओं ने समाज के वंचित समूह का प्रतिनिधित्व किया। राज्य की भूमि सुधार नीतियों के कारण पिछड़े किसानों को भी हरित क्रांति का लाभ मिला था। अब देखिए एक एक बात कर लेते कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटी थी, क्योंकि आपको लीडरशिप बतानी है, नेतृत्व का विकास बताना है ना। कौन कौन से बड़े चेहरे थे भाई। पहला बड़ा चेहरा चौधरी चरण सिंह, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा और बिहार के किसानों के बीच बड़े नेता बने चौधरी चरण सिंह। इन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अक्टूबर 1967 में भारतीय क्रांति दल बीकेडी पार्टी किसकी थी भाई, चौधरी चरण सिंह की। कब बनाई, 1967 में। इसके बाद भारतीय लोकदल बीएलडी इसकी भी स्थापना 1974 में की। किसने, चौधरी चरण सिंह ने। इन्होंने भूमि सुधार कार्यक्रम लागू करने में बहुत बड़ा योगदान निभाया, यानी कि जो बड़े जमींदार भूस्वामी थे उनकी ज़मीन थोड़ी थोड़ी लेकर छोटे किसानों को भी दे दी, छोटे किसानों को लाभ हुआ भूमि सुधार कार्यक्रमों से। इसी कारण यह 1967 व 70 में यूपी के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने कांग्रेस की नीतियों का विरोध किया तथा विशेष रूप से कॉरपोरेटिव फार्मिंग का, जहां पर किसानों को नुकसान हो रहा था, इसका विरोध किया था चौधरी चरण सिंह ने। वे 1979 और 80 के बीच में प्रधानमंत्री भी बने। आगे चलते दोस्तों, एक दूसरा बड़ा चेहरा जयप्रकाश नारायण जेपी इनका नाम है, जेपी कहते भाई, है ना इनको। तो बिहार में जन्मे जेपी राष्ट्रीय आंदोलन के हिस्सा थे। आज़ादी से पहले ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य भी थे और 1975 में चलाए गए जेपी आंदोलन हेतु इनको जाना जाता है। इनका नाम क्यों चलता है जेपी जी का, क्योंकि बिहार के अंदर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को दूर करने के लिए जेपी आंदोलन चलाया गया और शिक्षा में क्रांति लाना इनका मकसद था। इंदिरा गांधी सरकार को गिराना भी ये चाहते थे। जेपी आंदोलन इसलिए चलाया गया था ताकि बिहार के अंदर शिक्षा आगे बढ़े, भ्रष्टाचार खत्म हो, लोगों को नौकरियां मिले, युवाओं को नौकरियां मिले और इंदिरा गांधी जी की सरकार है वो गिर जाए। जेपी आंदोलन से अनेक नेताओं का जन्म हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और भारत की राजनीति को प्रभावित किया, जैसे कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, आगे चल के बहुत बड़ा चेहरा बनते हैं, और सुशील कुमार मोदी जी। ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा चलाए गए जेपी आंदोलन में हिस्सा इन्होंने लिया था, है ना। तो आगे चलकर ये जनता को पसंद भी आए। 1977 में जेपी ने
जेपी जी ने जनता दल का गठन भी किया था। एनटी रामाराव भाई कौन थे? 1956 से 1983 तक आंध्र प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस का दबदबा था। ठीक है, कांग्रेस ही यहाँ पर, कांग्रेस का कैंडिडेट ही यहाँ पर सीएम बनता था भाई। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में, क्योंकि एक तरफा दबदबा था कांग्रेस का। अब क्या होता है, चीज़ें बदलती हैं। मार्च 1982 में एनटी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी का गठन किया। यह अभिनेता मतलब एक्टर भी थे, फिल्म डायरेक्टर भी थे एनटी रामाराव, जिन्होंने अपने अलग अलग किरदार के द्वारा जनता के बीच लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी भी पाई। इन्होंने समाज के वंचित वर्गों की समस्या का समाधान भी किया। इसी कारण से 1983 और 95 के बीच आंध्र प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बने एनटी रामाराव। उन्होंने तेलुगु भाषा संस्कृति को आगे बढ़ाया। इन्होंने जन कल्याण नीतियाँ बनाई, गरीब लोगों को चावल कपड़े दिए और उनके लिए मकान बनवा दिए, किसानों के लिए निःशुल्क बिजली प्रदान करवाई। कर्पूरी ठाकुर बिहार में जन नायक नाम से लोकप्रिय हुए। अब देखो आगे सबसे बड़ा चेहरा दोस्तों कर्पूरी ठाकुर बिहार के अंदर, है ना। इनको कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले या त्रिभाषा फॉर्मूले के लिए भी जाना जाता है। पढ़ते हैं भाई कौन थे बिहार में जननायक किसको कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर को। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 1970 और 77 में इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी, ये सोशलिस्ट पार्टी लिखा है, से वे बिहार राज्य विधानसभा के विधायक भी बने दोस्तों, और बिहार के शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं कर्पूरी ठाकुर जी। इन्होंने 10वीं कक्षा में अंग्रेजी को अनिवार्य विषय के रूप में हटा दिया, मतलब जरूरी नहीं है इंग्लिश पढ़ना, पढ़ो तो पढ़ो, ना पढ़ो तो ना पढ़ो। इन्होंने बिहार में शराब पर, है ना, शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया, रिस्ट्रिक्शन लगाया। उनके नाम पर कई स्कूलों में कॉलेज भी बने और इनको कर्पूरी ठाकुर फॉर्मूले के कारण जाना जाता, जो बिहार में आरक्षण से संबंधित था। इन्होंने जनता पार्टी से विधानसभा के चुनाव लड़े और 1977 में मुख्यमंत्री बने थे। अब असम की बात कर लेते, क्या चला भाई यहाँ पर 1950 से अगर 1985 के बीच में बात करूं तो असम की राजनीति में कांग्रेस का दबदबा था। कांग्रेस का ही कैंडिडेट, कांग्रेस का चेहरा यहाँ पे मुख्यमंत्री बनता था दोस्तों। हालांकि दोस्तों चीज़ें बदलेंगी, 1978 और 1979 के बीच जनता दल ने भी अपनी सरकार बना ली यहाँ पर। लेकिन असम समझौता, असम अकॉर्ड भी बोलते हैं इसको, असम समझौता 1985, इसके पारित होने के बाद में दोस्तों प्रफुल्ल कुमार मेहता ने असम गण परिषद पार्टी की स्थापना कर ली। और प्रफुल्ल जी दोस्तों ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। आसू, जिसको अब मैं कहता हूँ, आसू की स्थापना क्यों की गई थी? क्योंकि घुसपैठिए आ रहे थे बांग्लादेश से, जो घुसपैठिए थे वो असम की संस्कृति को नुकसान पहुँचा रहे थे, तो इसलिए आसू की स्थापना की गई। और प्रफुल्ल कुमार मेहता ये अध्यक्ष रह चुके हैं, चेयरमैन रह चुके हैं आसू ऑर्गेनाइजेशन के। इसी कारण से दोस्तों असम के 2 बार मुख्यमंत्री बने, 1985 और 86 में, ठीक है, 2 बार सीएम रह चुके हैं। भाजपा नेता सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री बनने से पहले असम के छात्र आंदोलन का हिस्सा रह चुके हैं। आगे चलते दोस्तों, भारत में राज्य स्वायत्तता की राजनीति की विशेषता बताएं। यानी कि दोस्तों भारत के अनेक क्षेत्रों से कई बार आवाज़ें आने लगती है कि हमें अलग से राज्य चाहिए, जैसे कि जो झारखंड है अलग हुआ, है ना, और उत्तर प्रदेश से कौन अलग हुआ था? उत्तराखंड अलग हुआ था, है ना। ऐसे ही मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ। तो ये राज्य क्यों बन गए नए? यहाँ पर ऐसा क्या हुआ? तो ये स्वायत्तता चाहते थे, ठीक है, ये स्वायत्तता चाहते थे। अब देखो इसके अलावा दोस्तों कुछ राज्य हैं जैसे कि पंजाब है, जैसे कि बिहार है, ये भी चाहते हैं कि भाई हमें अलग से आप पैसा दो, अलग से कुछ अधिकार वगैरह दे दो। हाँ, कई बार उत्तर पूर्वी राज्य है वो भी डिमांड करते हैं कि भाई राज्य तो तुमने बना दिया, ठीक है, लेकिन कुछ तो दो, है ना, ताकि हम भी डेवलपमेंट कर सकें। तो ये होती है राज्य स्वायत्तता की राजनीति। तो इसमें दोस्तों क्या विशेषता लिख सकते हो? पहला लिखना विधायी और प्रशासनिक स्वायत्तता, यानी कि कानून बनाने का, विधायी मतलब विधान से निकला है का विधायी, ठीक है, विधान शब्द से बना विधायी, और विधायी स्वायत्तता यानी कि आप हमें कानून बनाने की भी स्वतंत्रता दे और प्रशासन चलाने की भी स्वतंत्रता दे। जैसे कि अनेक राज्य दोस्तों, जैसे कि पंजाब है, राजस्थान है, कभी कभी कहते हैं राज्यों को संविधान की राज्य सूची स्टेट लिस्ट के तहत दिए गए विषय जैसे कि पुलिस, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी कि पब्लिक हेल्थ, ये जो सब्जेक्ट होते हैं इन पे राज्य ही कानून बना सकता है, ठीक है। लेकिन राज्य डिमांड करते हैं कि यार तुम लोगों ने थोड़े से हमारे हाथ हैं वो बांध रखे हैं और अच्छे से मुझे कानून बनाने दो ना इन राज्य विषयों पर, राज्य सूची के विषयों पर, और प्रशासन चलाने में भी थोड़ा फ्रीडम और दो, ये केंद्र सरकार से डिमांड करते हैं। केंद्र सरकार कम से कम हस्तक्षेप और खासकर आंतरिक मामलों में एक प्रमुख मांग है। यानी कि दोस्तों ध्यान दो, ये सवाल रट लो भाई, भारत में राज्य स्वायत्तता की राजनीति की विशेषता बताएं। जैसे कि राजस्थान है, बिहार है, पंजाब है, ये सब कभी कभी कहते हैं कि भाई स्वतंत्रता दो, हमें बढ़ाओ हमारी स्वायत्तता,
दूसरा है वित्तीय स्वायत्तता, पैसा दो भाई, ठीक है, हमें भी डेवलपमेंट करना, हमें भी आगे बढ़ना है। राज्य को अपने कर राजस्व यानी कि एक राज्य है दोस्तों, वो भी कर लगाता है, वो भी पैसा वसूलता है टैक्स के रूप में, तभी तो वो विकास के काम करवा पाता है। सड़कें, बढ़िया बढ़िया मॉल, ठीक है, बढ़िया बढ़िया स्कूल कैसे बनेंगे? टैक्स दोगे आप तभी तो। केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए जाने वाले वित्तीय हस्तांतरण में अधिक निष्पक्षता और राज्य की अपनी धन जुटाने की क्षमता भी बढ़ाई जानी चाहिए। आगे है दोस्तों सांस्कृतिक और शैक्षिक नियंत्रण। तो राज्य कहता है कि भाई शिक्षा के अंदर और हमारी संस्कृति से जुड़े जो मुद्दे हैं उसमें भी हमें स्वतंत्रता चाहिए, जैसे कि हमें शिक्षा बढ़ाने के लिए, संस्कृति बढ़ाने के लिए नीतियाँ बना सकें, हमारी भाषाएं परंपराओं को बचा सके, ताकि हमारी क्षेत्रीय पहचान भी बची रहे। संसद में बेहतर प्रतिनिधित्व है। राज्यों की जनसंख्या और उनके योगदान के अनुसार राज्यसभा, संसद में 2 सदन है ना, ऊपरी सदन और निम्न सदन। ऊपरी सदन यानी राज्यसभा है ना, तो राज्यसभा में हमारी जो सीटें हैं वो बढ़ाई जाए, ताकि हम भी देश के विकास में योगदान कर सकें और हमारी आवाज़ भी आप सुन सको। क्षेत्रीय दलों और पहचान की राजनीति। क्षेत्रीय दल यानी कि जो रीजनल पार्टी होती है, जैसे कि शिवसेना है, अकाली दल है, ये अक्सर राज्य स्वायत्तता के प्रमुख पैरोकार होते हैं, यानी कि वकालत करते कि जैसे कि शिवसेना है वो कहते हैं कि महाराष्ट्र राज्य को अधिक स्वतंत्रता या स्वायत्तता दी जाए, जो अपने घटकों कॉन्स्टिट्यूएंट्स की हितों की रक्षा करते हैं। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स घटक क्या होते हैं, जैसे कि भाई महाराष्ट्र के अंदर अलग अलग जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनको आप थोड़ा सा अधिकार आज़ादी ज़्यादा दे दो। यह विभिन्न भाषाई, जातीय, सांस्कृतिक समूहों की विशिष्ट जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी होता है। संघवाद का सुदृढ़ीकरण। संघवाद मैंने आपको बताया ना भाई क्या होता है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का, अधिकारों का स्पष्ट बंटवारा होता है। केंद्र सरकार अगर दबाव ना दे, हर राज्य को स्वस्थ रूप से आगे बढ़ने का मौका दे, तो उस देश के अंदर स्वस्थ संघवाद होता है। तो इसको मजबूत बनाया जाना चाहिए। तो राज्य स्वायत्तता की मांग भारतीय संघवाद को मजबूत करने का भी एक प्रयास है, जहां केंद्र और राज्य शक्तियां साझा करते हैं, बांटते हैं आपस में, लेकिन राज्यों को अपनी विशिष्ट पहचान और विकास के लिए अधिक जगह मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9, उत्तर पूर्व भारत में नरजातीय राजनीति क्या विशेषता है? देखो, उत्तर पूर्व भारत यानी कि सिक्किम है, नागालैंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, यहाँ पर अलग अलग जनजातियाँ या नरजातीय समूह रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, असम के अंदर बोडो जनजाति रहती है, नागालैंड के अंदर नागा जनजाति रहती है, और ऐसे ही मेघालय के अंदर खासी, गारो, जयंतिया, ये सब जनजातियाँ रहती हैं। तो भाई इन सब के जो मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर के वहाँ के जो नेता वो राजनीति करते हैं। तो क्या विशेषताएं हैं वहाँ की राजनीति की, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की नरजातीय राजनीति क्या विशेषताएं हैं? ये सवाल दोस्तों काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इस बार भी रिपीट हो सकता है। पहचान की राजनीति। तो जनजाति अपने विशिष्ट भाषाई, सांस्कृतिक और जातीय पहचान को बचाने के लिए, यानी कि किसी भी एक जनजाति, कोई भी हो, चाहे यार गोंड हो, ठीक है, या फिर नागा जनजाति हो, इनकी एक अलग लैंग्वेज होती है, इनकी अलग संस्कृति होती है, जाति अलग होती है। अपनी पहचान को बचाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये पहचान की राजनीति करती रहती हैं। आगे चलते हैं, अलगाव और स्वायत्तता की मांग। देखो, काफ़ी सारे समूह स्वतंत्र राज्य या अधिक क्षेत्रीय स्वायत्तता जैसे कि स्वशासन की मांग करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि केंद्र सरकार उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते। यहाँ पर बोडोलैंड का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं कि बोडोलैंड है वो फिलहाल असम की सरकार, और फिर केंद्र सरकार से डिमांड कर रहा है कि हमें बोडोलैंड चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं हो रही है, हम खुद शासन करना चाहते हैं, स्वशासन की मांग करते हैं। तीसरा है बाहरी लोगों का विरोध। बाहरी लोगों का विरोध, जैसे कि असम के अंदर किया गया। आंसू क्यों बना असम के अंदर? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन, ठीक है, क्यों बना? क्योंकि बाहर के घुसपैठियों को भगाना था। तो अवैध प्रवासियों, खासकर बांग्लादेशियों और अन्य बाहरी लोगों की प्रवाह के कारण सांस्कृतिक अधीनता का डर है, यानी कि बाहर के लोग हैं, उनका अलग धर्म है, वो हावी हो जाएंगे, यहाँ के लोगों की संस्कृति को ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए जैसे कि असम के अंदर देखा जा रहा है, ठीक है, असम और सिक्किम के अंदर मतलब सांस्कृतिक जो विशेषताएं हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। तो यहाँ पर आंदोलन भड़के हैं, जैसे कि असम में। आर्थिक उपेक्षा। तो देखो सवाल क्या था भाई, उत्तर पूर्व भारत में ये जो जनजातीय नरजातीय समूह है, ये मानते हैं कि हमारी जो संसाधन यानी कि जो हमारे जंगल हैं, हमारी ज़मीन है, इनका गलत दुरुपयोग, मिसयूज किया जा रहा है, और हमारा क्षेत्र में तो ना एयरपोर्ट है, ना सड़कें हैं, ना स्कूल है, कुछ भी नहीं है। तो हमारी आर्थिक उपेक्षा की जाती है, सरकार तो हमें पैसा देती नहीं है। तो हमें विशेष अधिकार चाहिए ताकि हम अपना विकास कर सकें, हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत बन सके, ये लिख देना इसमें। आगे चलते हैं, उग्रवाद और हिंसक संघर्ष, मिलिटेंसी एंड वॉयलेंट कॉन्फ्लिक्ट। देखो, काफ़ी सारे जो नरजातीय समूह है ना, उनके अंदर लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि तुम हमारे इलाके में नहीं आओगे, तुम्हारी भाषा अलग है ना, तुम नौकरी में भी हिस्सा नहीं लोगे, ठीक है, तुम्हें
हम भर्ती में नहीं बैठने देंगे, तो अलग अलग जनजातीय समूह वो लड़ जाते हैं। इस कारण से उग्रवाद और हिंसक संघर्ष हो जाता है। काफ़ी बार तो भारत सरकार के खिलाफ अनेक संगठनों ने हथियार उठा लिए, जैसे कि उल्फा ये संविधान के दायरे से जाकर बार बात करते हैं हथियार उठा लेना। राज्य की भूमिका देखो, राज्य अक्सर एक समूह को दूसरे समूह के खिलाफ इस्तेमाल करता है और पहचान की राजनीति को दबाने के लिए बल का प्रयोग करता है, जिससे अलगाववाद बढ़ता है। यानी कि जो राज्य होता है ना, वो भी एक ग्रुप को सपोर्ट, एक जनजातीय समूह को, एक जाति को सपोर्ट कर देता है और इस कारण से दूसरी जाति में नफरत पैदा हो जाती है। ये राज्य की भूमिका में लिख सकते हैं यहाँ पर। संवैधानिक प्रावधान और सीमाएं देखो, छठी अनुसूची और प्रावधानों के बावजूद कई जनजातियों को लगता है कि उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हो रही, जिससे असंतोष बढ़ा है। भाई छठी अनुसूची में कुछ ऐसे क्षेत्र है भारत में, आप मुझे कमेंट करके बताओ कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य आते हैं। ठीक है, तो उन राज्यों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, वहाँ के संसाधनों को बचाने की कोशिश की गई है और भारत में जो कानून लागू होता है उस कानून में बदलाव करके छठी अनुसूची में जो इलाके आते हैं ना, वो बदलाव किए हुए कानून वहाँ पर लागू होते हैं, वहाँ के अनुसार, वहाँ के लोगों की परंपराओं के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आ सकता है। भारत में जनजातियों के क्षेत्रीय वितरण को बताइए। यानी कि भारत में अनेक राज्य हैं, अनेक जनजातियाँ, जैसे कि उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन कौन सी है। जैसे कि यहाँ पे आप इलाके लिख दो, उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में कौन कौन से राज्य आते हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का तराई वाला इलाका जो कि नेपाल से सटता है ना, नेपाल के पास वाला, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। यहाँ पे जनजातियाँ कौन कौन सी रहती हैं। थारू, भोटिया, लेपचा, बक्सा, जौनसारी, गुज्जर, गारो, खासी, जैंतिया, नागा, मिजो। और दोस्तों विशेषता क्या है उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र की जनजातियों की। मंगोलाइड नस्ल से संबंधित अपने आप को मानते हैं और हिमालय और उप हिमालयी क्षेत्रों में निवास करते हैं। ये क्षेत्रीय वितरण यानी कि कौन सी जो जनजाति है, कौन सी जो ट्राइब है, वो कौन से भारत के राज्य में रहती है, वही आपको बताना है। मध्य क्षेत्र है ना, भारत का जो मध्य क्षेत्र है उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं। मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, राजस्थान का पश्चिमी हिस्सा, आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा और गुजरात। यहाँ पे जनजातियाँ कौन सी निवास करती हैं। गोंड, भील, संथाल, मुंडा, हो जनजाति है दोस्तों मध्य क्षेत्र की। कोरवा, उराव, मीणा तो ये राजस्थान के अंदर ज़्यादा रहते हैं भाई। ठीक है, सवाई माधोपुर, दौसा यहाँ पे ज़्यादा है, जयपुर में भी काफ़ी ज़्यादा। और बंजारा एक व्यापारिक समुदाय है दोस्तों। बंजारा घूम घूम के ये मतलब बेचते रहते हैं छोटा मोटा आइटम। विशेषता क्या है भाई यहाँ की मध्य क्षेत्र की जनजाति की विशेषता, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय क्षेत्र है जो घने जंगलों और पठारी भागों के बीच में फैला हुआ है। पठारी भाग मतलब ऊंची उठी हुई जमीन को अपन क्या कहते हैं, पठार कहते हैं, प्लेटू कहते हैं, तो ऐसा इलाका है। दक्षिणी क्षेत्र भाई, दक्षिणी क्षेत्र के अंदर कौन कौन से राज्य आते हैं। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा। इसके अलावा भारत के दक्षिणी क्षेत्र में टोडा, कुरमा, इरुला, कदार, चेंचू जनजाति रहती है। यहाँ की विशेषता क्या है, पश्चिमी घाटियाँ और दक्षिणी पठार पर केंद्रित है। पश्चिम की घाटियाँ हैं यहाँ पे, काफ़ी सारी डाइवर्सिटी भी भाई, जंगल जानवर खूब है यहाँ पे। पश्चिमी क्षेत्र देखो, यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान का हिस्सा आता भाई। जनजातियाँ भील, गरासिया, मीणा, कोली रहती है। द्वीपी क्षेत्र, आइलैंड के इलाके, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे सेंटनलीज, जारवा, ओंग और सोम्पेन जनजाति रहती हैं। कुछ फैक्ट भी लिख सकते हो यार। जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा में सबसे अधिक जनजाति रहती है। और इसमें भी बात करें तो छत्तीसगढ़ में जनजातियों का प्रतिशत सबसे अधिक है, 30.6%। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कौन कौन से राज्यों में रहती है, तो बताना उसको भाई एमपी, महाराष्ट्र और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा ट्राइब्स जनजातियाँ रहती है। और अगर इनमें भी पूछोगे मेरे से तो मैं बताऊंगा कि भाई छत्तीसगढ़ के अंदर जनजातियों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा रहते हैं। कुछ सवाल दोस्तों मतलब 10-10 नंबर के आते हैं। त्रिभाषा सूत्र भाई क्या है ये त्रिभाषा, त्रि का मतलब 3। अब देखो रजनी कोठारी का त्रिभाषा सूत्र भारत की भाषाई विविधता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए एक शैक्षिक नीति थी, जिसके तहत छात्रों को 3 भाषाएं सीखनी होती हैं, जैसे कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, और केंद्र की राजभाषा वो हिंदी या अंग्रेजी हो सकती है, और कोई अन्य आधुनिक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा जो कि पहली 2 भाषाओं से अलग हो, ताकि भाषाई सद्भाव यानी कि अलग अलग भाषा बोलने वालों के बीच में प्यार प्रेम बना रहे और बेहतर संचार स्थापित हो सके। यानी कि मान लो आपको हिंदी आती है, सामने वाले को हिंदी नहीं आती है, लेकिन आपको उसकी लैंग्वेज आती है, तमिल आती है, मान लो सामने वाला वो तमिल ही मिल गया आपको, तमिल में अपनी बात समझा सकते हो। तो रजनी कोठारी जी जो कि
राजनीति विज्ञान में भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, तो उन्होंने क्या बताया भाई? त्रिभाषा सूत्र। त्रिभाषा का मतलब है कि पहला तो मातृभाषा में सिखाया जाना चाहिए, मातृभाषा, और दूसरा मतलब उसको हिंदी अंग्रेजी सिखा दो, और फिर कोई भी आधुनिक भाषा उसको सिखा दो आप, राइट। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि मान लो महाराष्ट्र है, तो यहाँ की मातृभाषा क्या है? मराठी यहाँ पे आनी चाहिए बच्चे को, इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी 3 भाषाएं हो गई, है ना। यहाँ पे त्रिभाषा सूत्र आप लिख सकते हैं। आगे चलते LGBTQ। दोस्तों LGBTQ एक कम्युनिटी है, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर। लेस्बियन मतलब लड़की और लड़की के बीच में अट्रैक्शन, गे का मतलब लड़के और लड़के के बीच में, और बाइसेक्सुअल का मतलब जैसे कि एक लड़का है वो लड़की की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है और लड़का लड़की की तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, समझ जाना। बाइसेक्सुअल का मतलब एक जो लड़का है वो ऑपोजिट सेक्स से भी अट्रैक्ट हो रहा है और वो लड़के से भी अट्रैक्ट हो रहा है, बाइसेक्सुअल। ट्रांसजेंडर का मतलब जन्म के समय लिंग उसका अलग है, जैसे कोई मतलब लड़की पैदा हुई है तो 20 साल में अपने आप को लड़का महसूस करते हो, ट्रांसजेंडर कहलाते हैं। और क्वीर कौन लोग होते हैं? जो पूरे जन्म भर पूछते रहते हैं खुद से कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ। समझा दिया मैंने, ठीक है। तो देखो भारत में LGBTQ अधिकारों के इनके जो अधिकार है, यहाँ पर महत्वपूर्ण कानूनी प्रगति हुई है। 2018 में दोस्तों समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, यानी कि जो IPC की धारा थी 377, ठीक है, उसको हटा दिया भाई, उसको हटा दिया 2018 में। समलैंगिकता ये क्राइम था पहले, मतलब 2 समान लिंग के जो व्यक्ति हैं वो आपस में साथ नहीं रह सकते हैं, वो अपराध था पहले, अब अपराध नहीं होगा। 2014 में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग के रूप में कानूनी मान्यता दी गई। हालांकि पूर्ण समानता अभी भी दूर की बात है, क्योंकि समलैंगिक विवाह को भारत में कानूनी मान्यता नहीं मिली है, यानी कि लड़का है अगर लड़के से शादी करे तो उसको कानूनी मान्यता अभी भी नहीं है। तो अभी भी LGBTQ जो समुदाय है वो अभी भी सामाजिक भेदभाव का सामना कर रहा है। बढ़ती जागरूकता और कुछ जो राज्य केंद्र की कल्याणकारी उपाय हैं, जैसे कि स्कॉलरशिप दी जाती है इन लोगों को, इनसे उम्मीद की किरण बढ़ी है। प्रमुख न्यायिक कदमों में दोस्तों आप लिख सकते हैं कि जो नवतेज सिंह जौहर फैसला था, है ना, जिसमें कहा गया अदालत के द्वारा कि जो समलैंगिक है वो अपराध नहीं होगा। और नालसा का फैसला, इसके द्वारा दोस्तों भारत सरकार ने ट्रांसजेंडर अधिनियम 2016 को पारित किया गया था नालसा का फैसले में, ठीक है। नालसा केस चला था भाई सुप्रीम कोर्ट में, तो एक अधिनियम एक्ट बनाया गया ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2016। और इसकी मुख्य विशेषता क्या है भाई? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी पहचान देता है, जैसे कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और आवास जैसे क्षेत्रों में भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। उन्हें स्वयं की लैंगिक पहचान घोषित करने का अधिकार देता है। और जो भी जिला कलेक्टर है दोस्तों वो उनको अधिकार दिलवाएगा। अगर कोई किसी को परेशान करता है, मतलब कमेंट भी पास कर दिया ना आपने, तो दोस्तों अगर वो उस व्यक्ति ने शिकायत कर दी एक IAS जिला कलेक्टर के पास जाकर के, हो सकता है आपको पनिशमेंट मिल जाए। और दुर्व्यवहार, भीख मांगने या सार्वजनिक स्थानों पर इनको भीख मांगने से सजा का प्रावधान है। साथ ही राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परिषदें भी स्थापित की गई इनकी भलाई करने का। मतलब ट्रांसजेंडर जो व्यक्ति है ना, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2016 में LGBTQ सारे ही आ गए भाई। ऐसा नहीं कि ट्रांसजेंडर को ही व्यवस्था मिलेंगी, कानून मिलेंगे, ऐसा नहीं है, फ़ायदा सभी को मिलेगा। आगे चलते, पंजाब और केरल का विकास मॉडल भाई इंपॉर्टेंट है इस बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि तमिलनाडु और गुजरात का पूछा गया था पिछली बार जून 2025 वाले में। तो इस बार पंजाब का विकास, केरल का विकास मॉडल, ये इंपॉर्टेंट लग रहा है। तो देखो पंजाब का विकास मॉडल पढ़ लेते हैं पहले। तो आप अगर ये याद नहीं हो रहा तो आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं कि जो पंजाब की जो सरकार वो दोस्तों खेती के में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करती है ना। यहाँ पे फसलों की विविधता में, ग्रामीण विकास में खेती को बढ़ावा दिया जाता है, जल प्रबंधन पे ध्यान दिया जाता है, पशुपालन और वानिकी यानी कि जंगल को लगाने पे ध्यान, और खनन जैसी जो गतिविधियां हैं उनके माध्यम से अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जा रहा है। गरीबी क्षेत्र में जो पंजाब की सरकार है वो गरीबी को हटा रही है, गाँव के अंदर रोजगार को भी बढ़ा रही है। इसके अलावा पंजाब कौशल विकास मिशन के माध्यम से युवाओं को निःशुल्क रोजगार पर प्रशिक्षण दे रहा है, जैसे कि रंगला पंजाब, सेहतमंद पंजाब के दृष्टिकोण के तहत यहाँ पर शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। स्वास्थ्य के अंदर देखो डिजिटल नवाचार। देखो पंजाब की सरकार हेल्थ में क्या कर रही है, यहाँ पर डिजिटल नवाचार यानी कि आज की जो आधुनिक तकनीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसका सहारा लेकर के हेल्थ को आगे बढ़ा रही है। इस तरह से लिख देना आप। और साथ में दोस्तों जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ यानी कि निजी क्षेत्रों के साथ मिलकर के बड़े बड़े अस्पताल का निर्माण यहाँ पे कर रही है। उद्योग और अर्थव्यवस्था में क्या कर रहा है पंजाब सरकार, देखते भाई। विनिर्माण क्षेत्र यानी कि जिसमें चीज़ें बनाई जाती है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कपड़ा और फार्मा जिसमें दवाइयाँ बनाई जाती है, जैसे उद्योगों को बढ़ावा देना, औद्योगिक भूमि प्रबंधन
और नीतियों को लागू अच्छे से किया जा रहा है। स्टार्टअप इकोसिस्टम यानी कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं पंजाब के अंदर तो आपको काफ़ी सारी सुविधाएं मिलेंगी और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नीतियां बनाई जा रही हैं। कोई भी बिजनेस करे यहाँ पे पंजाब के अंदर तो पंजाब सरकार कोशिश कर रही है। शासन और डिजिटल परिवर्तन कैसे कर रही है, मतलब अलग अलग आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI जिसको कहते हैं आप, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये भी एक तकनीक होती है ना। तो इनके माध्यम से शासन के अंदर पारदर्शिता लाई जा रही है ताकि भ्रष्टाचार वगैरह ना हो सके। चुनौती है क्या भाई पंजाब के विकास मॉडल में? उच्च राजस्व घाटा यानी कि सरकार पे कर्ज का बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे वित्तीय स्थिरता प्रभावित हुई है। कृषि क्षेत्र में अत्यधिक निर्भर है आज भी पंजाब जिससे प्रत्यक्ष कर राजस्व कम होता है। केरल का विकास मॉडल, भाई केरल का विकास मॉडल बाजारित आधारित विकास की बजाय यानी कि केरल ने अपने मानव विकास पे ध्यान दिया है। यहाँ के जो इंसान है ना, लड़के लड़कियाँ बुजुर्गों, इन पे ज़्यादा ध्यान दिया केरल ने। मानव विकास, ध्यान रखना, मानव विकास पे ज़्यादा ध्यान दिया केरल ने। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में भारी निवेश किया है। मिशनरियों और सरकार के प्रयासों से राज्य में लगभग 96% साक्षरता दर है जो भारत में सबसे अधिक है। पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं पढ़े लिखे लोग? केरल में। निम्न शिशु मृत्यु दर यानी कि जन्म लेने के बाद में एक जो बच्चा होता है जीवित बच ही जाता है केरल के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ सिस्टम बढ़िया है भाई। और यहाँ का जो इंसान है वो लंबा जीवन जीता है, जैसे कि 74+ जीता है। यहाँ पे जीवन प्रत्याशा है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो ज़्यादा है भाई केरल की। कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा जो SC ST OBC है, ठीक है, और समानता के लिए व्यापक कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई हैं। इसके अलावा केरल की सरकार है वो ग्राम पंचायतों को मजबूत बना रही है और जो मजदूरों के अधिकार हैं वो भी बढ़ाए जा रहे हैं केरल के अंदर। सरकारी आयोग दोस्तों क्या था ये? जून 1983 में भारत सरकार द्वारा बनाया गया। इसके अध्यक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी रह चुके रणजीत सिंह सरकारिया जी थे और इस सरकारी आयोग के सदस्य श्री V शिवरामन जी थे, डॉक्टर SR सेन भी थे। इसका उद्देश्य क्या था सरकारी आयोग का? केंद्र राज्य संबंधों की जांच करना और संविधान के दायरे में बदलाव ये सुझाना था, यानी कि जो केंद्र सरकार है जो भेदभाव करती है वो ना करे भाई, है ना। प्रमुख सिफारिशें क्या रिकमेंड किया? तो जस्टिस रणजीत सिंह साहब ने क्या क्या सरकार को बताया वो देखें कि अंतर्राज्यीय परिषद यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल बनेंगी, यानी कि दो राज्यों के बीच में अगर कोई बात हो तो बनाई जाएगी। तो अनुच्छेद 263 के तहत एक स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की सिफारिश इन्होंने की ताकि केंद्र राज्यों के बीच में समन्वय बढ़ सके। और अनुच्छेद 356 के बारे में बोला सरकारिया साहब ने। अनुच्छेद 356 का प्रयोग संयम से, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो ही लगाओ राष्ट्रपति। कभी कभार ऐसा देखा गया है दोस्तों कि केंद्र सरकार अपने फ़ायदे के लिए, जैसे कि केंद्र सरकार में कोई A पार्टी है, दूसरे राज्य में ऐसी पार्टी है जिसको पसंद नहीं करती, वहाँ पे ज़बरदस्ती लगा देती है राष्ट्रपति शासन केंद्र सरकार। ये फ़ायदा उठाए, मिस यूज होता है अनुच्छेद 356 का। राज्यपाल की भूमिका भी लिख सकते हैं भाई, राज्यपाल की नियुक्ति और भूमिका के संबंध में दिशा निर्देश हो जाए ताकि वह निष्पक्ष बना रहे। राज्यपाल है वो भी कई बार केंद्र सरकार का मतलब केंद्र सरकार की तरफ झुका हुआ नजर आता है, ऐसा ना हो। राजमन्नार समिति और आनंदपुर शाही प्रस्ताव, ठीक है। अब देखो ये सेकंड लास्ट सवाल है दोस्तों, हर सवाल जरूरी है यार, अच्छे से पढ़ो, 2-4 बार देख लो इनको। राजमन्नार समिति और आनंदपुर शाही प्रस्ताव। राजमन्नार समिति क्या थी ये पढ़ लेते हैं। तो मुख्यमंत्री CN अन्नादुरई के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार के द्वारा 1969 में तमिलनाडु की जो सरकार थी वहाँ के मुख्यमंत्री अन्नादुरई जी थे, उन्होंने 1969 में राजमन्नार समिति का गठन किया और इसके अध्यक्ष डॉक्टर PV राजमन्नार थे। देखो जिसको अध्यक्ष बनाया जाता है उसी के नाम पे समिति बना दी जाती है। और मद्रास उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके, बहुत बड़े पद पे ये रह चुके थे। इस समिति का उद्देश्य क्या था? केंद्र राज्य संबंधों की जांच करना और बढ़ते केंद्रीकरण को संबोधित करते हुए संघीय सिद्धांतों को मजबूत करने के सुझाव देना है। यानी कि केंद्र सरकार है दोस्तों बहुत ज़्यादा है, वो मजबूत दिखती है संविधान को अगर देखें तो, ठीक है। तो ऐसा कुछ मतलब सिफारिश सुलझाओ आप कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में संबंध अच्छे हों। तो प्रमुख सिफारिशें राजमन्नार साहब के द्वारा राज्यों को मजबूत बनाएं, राज्यों को वित्त और विधायी मामलों में अधिक नियंत्रण दें, अनुच्छेद 356 को समाप्त कर दो, राज्यों में राष्ट्रपति शासन के प्रावधान को निरस्त करने की सिफारिश दे दी। भाई कोई जरूरत नहीं है, राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड जो अनुच्छेद है 356 कोई जरूरत नहीं, हटा दो उसको। इसके अलावा अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त करने का आदेश भी दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ऑल इंडिया सर्विसेज कौन कौन सी हैं, IAS है, IPS है, IFS,
इनको समाप्त करने का निर्णय दिया गया। अंतर्राज्यीय परिषद, तो विवादों के समाधान के लिए एक मजबूत अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की मांग की गई। वित्तीय शक्ति यानी कि इसमें लिख सकते हो वित्तीय संसाधनों का एक व्यापक वितरण। इन्होंने बताया किस तरह से केंद्र सरकार है कुछ पैसा वगैरह दे, एक्स्ट्रा पैसा भी दे दे राज्य को अगर जरूरत है तो। और इसके अलावा संघ सूची के कुछ विषयों को शिफ्ट कर दिया जाए, यानी कि उन विषयों पर जिन पर पहले केंद्र सरकार कानून बनाती थी अब राज्य सरकार बनाएगी। आगे चलते आनंदपुर शाही प्रस्ताव। तो दोस्तों क्या था आनंदपुर शाही प्रस्ताव? शिरोमणि अकाली दल द्वारा 1973 में अपनाया गया एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और धार्मिक दस्तावेज था। इसका मुख्य उद्देश्य पंजाब के लिए अधिक स्वतंत्रता या स्वायत्तता, ऑटोनॉमी और सिख समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा मांग करना था। यानी कि पंजाब सरकार है वो चाह रही थी कि पंजाब के अंदर जितने भी सिख हैं उनके हितों की रक्षा हो। पंजाब है ना, पंजाब के कुछ शहर हैं वो धार्मिक महत्व के ज़्यादा हैं, तो उनको और ज़्यादा छूट चाहिए और ज़्यादा संसाधन चाहिए। तो इस प्रस्ताव के मुख्य मांगे देखो आप, आनंदपुर शाही प्रस्ताव केंद्र सरकार की शक्तियों को केवल रक्षा, विदेश मामले, मुद्रा और संचार तक सीमित करने तथा अन्य सभी अधिकार राज्य सरकार को देने की मांगे की गई। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डिफेंस और जो विदेशी मामले हैं और मुद्रा यानी कि करेंसी, पैसे संबंधित और संचार, कम्युनिकेशन से संबंधित ही कानून बनाएं। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि वनों से संबंधित, पुलिस से संबंधित है ना, जितने भी हैं तरह तरह के, उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य को सौंप दे, पंजाब को सौंप दे। इसके अलावा चंडीगढ़ को पंजाब की राजधानी बनाने और पड़ोसी राज्य जैसे कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के जो पंजाबी भाषी क्षेत्र हैं उनको पंजाब में शामिल करने की मांग की गई थी। यानी कि जो हिमाचल, राजस्थान और हरियाणा में ऐसे इलाके जहाँ पर पंजाबी रहते हैं उनको, उन इलाकों को पंजाब के अंदर मिला दिया जाए। इसके अलावा दोस्तों सिख धर्म को विशिष्ट पहचान की मान्यता देना और अमृतसर को पवित्र होली सिटी का दर्जा देने की मांग शामिल थी। इसके अलावा केंद्र द्वारा आर्थिक संसाधनों पर एकाधिकार को समाप्त करना, कृषि और उद्योगों का विकास करना, राज्यों के बीच नदी जल वितरण में पंजाब के हिस्से को बढ़ाने की मांग की गई थी। पंजाब का भी दोस्तों नदियों पर विवाद चल रहा है, अनेक राज्यों के साथ में, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, इनके साथ में विवाद चल ही रहा है नदियों के पानी को लेकर के। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ सतलुज, झेलम, व्यास, चेनाब ये सब बहती हैं। इसके अलावा भारत के संविधान को वास्तविक संघीय ढांचे में बदलने की मांग की गई थी जहां राज्यों को अधिक स्वतंत्रता मिले। आगे है लास्ट सवाल है दोस्तों, लास्ट सवाल है ना भाई। बहुत मेहनत, पहली बात तो ये कंटेंट बनाने में लगी है और आप तक डिलीवर करने में लग रही है, तो कमेंट तो बनता है यार, ठीक है। और बहुत ज़्यादा पसंद है तो लाइक भी कर सकते हो, आपका कोई दोस्त है उसको भी शेयर कर सकते हो। बलवंत राय मेहता समिति और अशोक मेहता समिति क्या थी, ये 10 नंबर का सवाल आ सकता है दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति, इसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा जनवरी 1957 में की गई, जिसकी अध्यक्षता बलवंत राय मेहता जी ने की थी। इस समिति का उद्देश्य सामुदायिक विकास यानी कि कम्युनिटी डेवलपमेंट जैसे जो कार्यक्रम भारत सरकार ने चलाए थे, और इसके बाद में देखो 1952 में दोस्तों भारत के गांवों का विकास करने के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया, और इसके बाद में 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम NES चलाया गया था। तो इन कार्यक्रमों का मतलब जाँच करना था। मुख्य सिफारिश है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा को प्रस्तुत किया, यानी कि गांव के स्तर पर, जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर भी अधिकार आज़ादी बढ़ाई जाए, और पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय संरचना का प्रस्ताव रखा। जैसे ग्राम पंचायत ग्राम के स्तर पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और जिला स्तर पे। इसका महत्व क्या था? बलवंत राय मेहता समिति का महत्व है, समिति की रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप पंचायती राज लागू हुआ, जिससे स्थानीय स्वशासन को सशक्त मजबूत बनाया गया, और इसकी जो सिफारिशें थी भारत में ग्रामीण स्थानीय शासन की आधारशिला बन गई, जिससे लोकतांत्रिक विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। लास्ट सवाल है दोस्तों, अशोक मेहता समिति, इसका गठन दिसंबर 1977 में जनता सरकार द्वारा किया गया। बलवंत राय मेहता समिति के पूर्व के कार्यों का अनुसरण करते हुए पंचायती राज व्यवस्था के खराब प्रदर्शन का अध्ययन करना, उसे पुनः जीवित करने के तरीके सुझाना था। अशोक मेहता समिति का भी यही पर्पज़ था, सरकार ने इसलिए बनाई थी कि आप हमें बताओ किस तरह से हम स्वशासन को आगे बढ़ाएं गाँव में, शहरों के अंदर। सिफारिशें देखो, मौजूदा 3 स्तरीय प्रणाली को 2 स्तरीय संरचना से प्रतिस्थापित करें, यानी कि गांव के स्तर पे तो आपने वो ग्राम पंचायत बना दी, फिर पंचायत समिति, जिला परिषद बना दी जिले स्तर पर, है ना। तो ये 3 स्तर हो गए, 3 स्तर को हटाकर 2 स्तर बनाओ आप। एक तो जिला स्तर पे जिला परिषद और गाँव के समूह पर मंडल पंचायत होगी, और प्रत्यक्ष चुनाव करवाए जाएंगे, यानी कि जनता है खुद जा करके बूथ पर वोट डालेगी। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पंचायत के सभी सदस्यों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव अनिवार्य किए जाएंगे। राजनीतिक दलों की भागीदारी, सभी स्तरों पर राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने की अनुमति है। पंचायतों को अपने संसाधन जुटाने में सहायता करने के लिए उन्हें अनिवार्य कराधान शक्ति प्रदान की जाए, यानी कि गांव के अंदर दोस्तों जो पंचायतें होती हैं वो भी टैक्स कलेक्ट करें गांव में, है ना। और पंचायती राज संस्था को संवैधानिक मान्यता और संरक्षण प्रदान किया जाए।
ये कौन कह रहे हैं? ये अशोक मेहता जी कह रहे हैं। जिला परिषद को जिला स्तरीय योजना के लिए मुख्य कार्यकारी निकाय बनाया जाए, यानी कि जिले में जितने भी डेवलपमेंट के काम होंगे वो कौन देखेगा? जिला परिषद देखेगी। इसके अलावा जो अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के लिए आरक्षण की सलाह दी इन्होंने, कि मतलब आप अगर लागू करो पंचायती राज व्यवस्था, तो चाहे वो जिला परिषद हो या मंडल पंचायत हो, इनमें मान लो 10 सीटें आई तो आप 3 सीटें हैं वो रिजर्व आरक्षित रखोगे SC ST और महिलाओं के लिए। ठीक है, तो दोस्तों मेरी तरफ से यही पर मैं एंड करूँगा इस वीडियो को। काफ़ी लंबा ये वीडियो वैसे ही ऑलरेडी हो चुका है। थैंक यू सो मच एवरीवन यहाँ तक देखने के लिए। ठीक है, अब किस किस ने लास्ट तक देखा है कमेंट करना। बेस्ट विशेष, पेपर अच्छा जाएगा। जिसने लास्ट तक देखा है 2-3 बार देख लेना इसको 1.5 या 2 की स्पीड में। टेलीग्राम अपना चैनल ज्वाइन कर सकते हो आप, ऑफ बीट स्टडी नाम से ही है। तो पेपर देने के बाद में भी कमेंट करना आपकी यार आपका पेपर कैसा हुआ, कैसा कितना हेल्प आपको मिला। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए गुड डे। ठीक है, तो ये सवाल मैंने आपके लिए बनाए थे। कुछ 20 नंबर के भी सवाल आने हैं, कुछ 10 नंबर के भी सवाल आने हैं। ठीक है, हर एक सवाल ज़रूरी है दोस्तों, ऐसा नहीं कि इसमें भी आप सेलेक्टिव पढ़ लें, सारे ही इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से सॉल्यूशन। गुड बाय, टेक केयर।